Hey everyone, I'm Prakash ठाकुर एंड वेलकम टू इंटेलिजेंट एकेडमी गाइज। और आज हम लोग इंग्लिश का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अब ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है ये सभी चीज़ें समझेंगे, बट आई होप ज़्यादातर लोगों को पता होगा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का भी एक और नाम है अनसीन पैसेज, या इसी का एक नाम है पैसेज, जो कि छोटे से क्लास से लेके बड़े से गवर्नमेंट एग्जाम तक हर एग्जाम में आते हैं। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको अच्छे से आप पढ़िए, पूरे लाइफ काम आने वाला है। तो अब देखो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में क्या होता है कि एक ना बेसिक लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि आधा पेज का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएगा। वहां पे बहुत ज़्यादा टेक्निक या फिर ट्रिक्स लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपका वोकेब अच्छा है तो आप पैसेज पढ़ोगे और आपको आंसर्स आ जाएंगे। लेकिन अगर आप किसी बड़े एग्जाम्स की बात करें तो वहां पे 2 से 3 पेज, ठीक है, 2 से 3 पेजेस के क्वेश्चंस आ जाते हैं, कभी कभी 4 पेजेस भी हो जाएंगे। तो जब बहुत बड़े पैसेज आते हैं ना, तो उसमें क्वेश्चंस का आंसर ढूंढना बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, क्योंकि बहुत बड़े से पैसेज है, 1 पेज 2 पेज 3 पेज, कितने में ढूंढोगे आप, राइट। तो उस सिचुएशन में आपको कुछ स्पेसिफिक ट्रिक्स और टेक्निक लगाने होंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने के। अगर बहुत छोटे से पैसेज है तो मैं अगेन बता रहा हूं, कोई टेक्निक लगाने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली पैसेज पढ़ोगे सॉल्व हो जाएगा। लेकिन पैसेज अगर बहुत बड़े से हैं तो फिर आपको टेक्निक और ट्रिक लगाना पड़ेगा, तो आप जल्दी अच्छे से और मतलब मिनिमम टाइम में मैक्सिमम मार्क्स को कवर कर पाओगे। तो पहले आज मैं इस लेक्चर में, ये इंट्रोडक्शन है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का, तो मैं पहले कोशिश कर रहा हूं कि सारे टेक्निक्स और ट्रिक्स बताऊं आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के रिलेटेड, और फिर आपको मैं सैंपल बताऊंगा कैसा होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। उसके बाद सभी जो टेक्निक्स हो सकते हैं वो सब एक्सप्लेन कर दूंगा, और फिर उसके बाद हम लोग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। उसमें भी पहले मैं बेसिक थोड़ा इजी लेवल के क्वेश्चंस करवाऊंगा, लेवल बढ़ते जाएगा धीरे धीरे धीरे, बहुत सारे मैं पैसेजेस करवाऊंगा। तो एंड तक बिल्कुल डेडलीस्ट जो आते हैं ना वो सभी टाइप करेंगे, इजी से डेडलीस्ट सब। इसलिए सभी इस सीरीज में बहुत सारे लेक्चर आएंगे, तो आप सबको अच्छे से फोकस करके देखना है। अगर आपको अपनी इंग्लिश इंप्रूव करना है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का हमारा सेशन। देखिए हमारा जो टॉपिक है इसका नाम है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अनसीन पैसेज। कहीं पे ऐसा लिखा रहेगा, कहीं पे ऐसा लिखा, कहीं पे सिर्फ पैसेज लिखा हो सकता है, क्योंकि ये पैसेज ही है सच में, ठीक है। अब ये क्या होता है, चलिए इसको थोड़ा सा समझते हैं हम डेफिनेशन वाइज। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मतलब है, देखिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज द एबिलिटी टू रीड टेक्स्ट, प्रोसेस इट एंड अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग। बस पूरे में यही लिखा हुआ है, आप ये आराम से पढ़ लेना बाद में। होल सोल मीनिंग यही है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है कि आपको एक बड़ा सा पैसेज दिया है, मतलब टेक्स्ट रहेंगे लिखा हुआ, उसे पढ़ोगे। पहले आपको वो टेक्स्ट पढ़ने आना चाहिए, यानी कि रीडिंग मतलब आपको पढ़ने आना चाहिए, कॉम्प्रिहेंशन मतलब उसको समझने आना चाहिए। तो आपको टेक्स्ट को पहले पढ़ना है और फिर उसके क्या मीनिंग होते हैं उसे समझना है। और अगर आप पढ़ भी लोगे और मीनिंग भी समझ जाओगे तो अपने आप ही आप हर एक क्वेश्चन का आंसर दे दोगे। बट इसी में प्रॉब्लम होता है सबको पढ़ने और समझने में। तो अभी मैं धीरे धीरे कोशिश करूंगा कि बहुत सारे पैसेज इंट्रोड्यूस करके आपको हर एक चीज सिखा पाऊं, हर तरह के पैसेज भी बता पाऊं। तो बस इसके लिए कंटिन्यू बने रहिए आप लोग चैनल पे, कंटिन्यू लेक्चर्स तो आपको मिलेंगे ही। तो देखिए ये हो गया आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, समझ में आ गया होगा। इसका इंट्रो क्या है कि भाई आपको टेक्स्ट को पढ़ने आना चाहिए और उसका मीनिंग भी समझ में आना चाहिए, ताकि आप उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। इसको कहते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, राइट। अनसीन पैसेज। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए ये सैंपल है, ऐसे आएंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अब इतना बड़ा सा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएगा, फिर इसके बाद आगे भी है। देखिए अब इसमें क्या होगा कि ढूंढना बहुत हार्ड हो जाता है। अब इतने बड़े से जब पैसेज आएंगे ना, तो हर एक क्वेश्चन का आंसर अब पूरे पढ़ोगे तो वो हार्ड हो जाता है, और आगे पढ़ते पढ़ते पीछे ब्रेन से निकल जाता है, दिमाग से, कि क्या पढ़ा था आपने पीछे। क्योंकि ये तो छोटा है, इससे भी बड़े पैसेजेस आएंगे। जब ऐसे पैसेज आएंगे ना, तो आपको शॉर्ट मेथड, टेक्निक्स और ट्रिक्स जो आज मैं बताऊंगा ना, वो बहुत काम आएंगे। अब छोटा सा पैसेज आएगा तब तो कुछ नहीं हो, तो अपने आप कर लो क्या। तो ये हो गया, ऐसे आएंगे पैसेज। इसके ऊपर देखिए अब इस तरह से क्वेश्चंस पूछेंगे। ये बस सैंपल है कि पैसेज ऐसा होगा, इसके ऊपर इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। जी जो पहली बार पढ़ रहे हो उनके लिए ये सारी चीज़ें हैं, जिन्हें पहले से पता है बस आगे मैं बढ़ूंगा और सभी हार्ड चीज़ें भी बताऊंगा।
तो ये इंट्रो हो गया कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ऐसे होंगे और इसके ऊपर पैसेज के क्वेश्चंस इस तरह से आएंगे। अब हम लोग समझते हैं कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कितने टाइप्स के होते हैं, क्या कुछ। देखिए अब हमारा यहां से टॉपिक आ गया है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कि ये सभी टाइप्स हैं, ये सभी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के टाइप्स हैं। अब एक एक करके हम लोग समझेंगे, क्योंकि होता क्या है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, ये जितने भी टाइप्स हैं ना उसमें वर्ड वैसे ही यूज होंगे, जैसे टाइप का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है ना उसमें वैसे ही वर्ड यूज होते हैं। तो इसलिए हमें देखना है इन चीज को। देखो पहला है टॉपिक फाइनेंशियल इकोनॉमी बेस्ड। अब आपको समझो, इसके ऊपर से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आने की पॉसिबिलिटीज है। फाइनेंशियल इकोनॉमी बेस्ड का मतलब हुआ कि अगर पूरे वर्ल्ड में कोई रिपोर्ट आया फाइनेंस के रिलेटेड कि इस कंट्री की जीडीपी ग्रोथ इतना होने वाला है, किसी कंट्री का ग्रोथ कम होगा, क्यों कम होगा, क्यों ज़्यादा होगा, इसके लिए बड़े लेवल पे रिपोर्ट्स आते रहते हैं। या मान लो फाइनेंस में और बहुत सारी चीज़ें आ जाएं कि जैसे किसी का रैंकिंग कम होने वाला है, ज़्यादा होने वाला है, किसी का जो है ना मतलब समझो कि अब फाइनेंशियल सिचुएशन बिगड़ जा रहा है किसी कंट्री का, कुछ नया एमेलिगेशन होगा, 2-3 देश मिलके कोई नया जो है ना स्कीम पे काम करेंगे, कुछ तो ऐसा रहता होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, राइट। अब ये जब आएंगे तो हमें ध्यान ये रखना होगा कि उसमें क्वेश्चंस जो होते हैं ना वो फाइनेंशियल वर्ड के ऊपर बेस्ड होते हैं। जैसे अपने ऐसा नॉर्मली हम लोग बोल देते हैं ना महंगाई है, प्राइस हाई बोलेंगे, नॉर्मली क्या बोलोगे भाई, चीज़ों की प्राइस क्या है, हाई है। लेकिन जब फाइनेंशियल आएंगे क्वेश्चंस तो प्राइस हाई नहीं लिखा रहेगा, वहां पे लिखा रहेगा इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है, महंगाई। हम लोग जनरली क्या कहते हैं, कोई चीज महंगा है मतलब उसकी कीमत, उसकी जो प्राइस है वो हाई है, बट वहां इसी चीज को लिखा रहेगा इन्फ्लेशन। तो हमें ये चीज ध्यान रखना, ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से टाइप का पैसेज है या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है। जैसे आप समझ गए फाइनेंशियल इकोनॉमी है तो उसके ऊपर से सिनेम्स और जो एंटोनेम्स होते हैं इसके क्वेश्चंस आएंगे, और वहां पे क्या मेजर करेगा, वहां पे मैटर करेगा कि आपको ये ध्यान रखना है कि वो जो एक एक वर्ड होगा वो फाइनेंस से रिलेटेड होगा, उसमें मिस्टेक हो जाता है। जैसे प्राइस हाई को आप बोल दोगे कि भाई हाँ मतलब कीमत बढ़ना मतलब प्राइस हाई समझोगे आप, लेकिन वहां रहेगा उसका मतलब इन्फ्लेशन। तो फाइनेंशियल टर्म्स आएंगे वहां पे सारे, डिमांड सप्लाई से लेके मतलब जो भी इकोनॉमी की चीजें आते हैं ना तो वो सारे आने वाले। तो वहां वही बात ध्यान रखना, हालांकि मैं ऐसे बहुत सारे पैसेज सॉल्व कराऊंगा, आपको समझाऊंगा। दूसरा देखो आप नेचुरल इन्वायरमेंटल। अब देखो आज का सिनेरियो क्या है, सबको पता है कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है। इससे क्या प्रॉब्लम हो रहा है, हमारे नेचर पे इससे बहुत इश्यूज हो रहे हैं, ठीक है। इससे हमारा देखो ग्लोबल वार्मिंग इसीलिए तो बढ़ रहा है क्योंकि पॉपुलेशन इतना बड़ा, पेड़ पौधे हम कट कर रहे हैं, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए बहुत सारे अलग अलग मेजर्स होते हैं, बहुत सारे रिपोर्ट्स आते रहते हैं कि भाई इतना ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गया, इतने जो एनिमल्स थे उसकी डेथ हो रहा है, यहाँ पे जंगल कम हो रहे हैं, बहुत सारे इस सब के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स वाले अलग अलग रिपोर्ट्स देते हैं। इंटरनेशनल बहुत सारे जो यूनाइटेड नेशन के जो इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट वाले हैं वो लोग भी बहुत सारे रिपोर्ट्स इशू करते हैं, वो आएगा इसमें नेचर एंड इन्वायरमेंट। मतलब नेचर चीज़ों को बचाने के लिए इसमें जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं उसका जो सॉल्यूशन है, इन सब में से कुछ भी मिला जुला के पैसेज आ जाएगा। तो उसमें ध्यान रखना है कि उसमें हर एक वर्ड नेचुरल होगा या इन्वायरमेंट से रिलेटेड। जैसे नॉर्मल हम लोग पानी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वाटर, लेकिन इस पैसेज में आपको वाटर के जगह लिखा मिलेगा अक्वा। अक्वा मतलब भी पानी होता है, लेकिन प्योर फॉर्म में जब पानी होता है तो क्या बोलते हैं, अक्वा। तो ये चीजें ध्यान रखना है कि पैसेज किस तरह के हैं। अगर नेचर के है ना तो हर एक वर्ड का नेचुरल जो लेवल पे मीनिंग होता है ना वो आएगा। अब आपसे पूछ लेगा बताओ यहाँ पे कि पानी की जगह मतलब कुछ भी ऐसा करके दे दे क्वेश्चंस में, तो आप पानी को इंग्लिश में समझ जाओगे वाटर होता है, लेकिन वहां क्या होगा, वहां उसका मीनिंग अक्वा, वाटर नहीं होगा। तो यही समझना है कि किस तरह के पैसेज है, उसमें वैसे वर्ड यूज होंगे और उन्हीं के ऊपर से सिनेम्स और एंटोनेम्स वगैरह पूछे जाएंगे आपको। तो अगर ऐसा होगा तो ये चीज ध्यान रखना है। थर्ड वन देखो साइंस और टेक्नोलॉजी। अब ये भी बहुत ग्रो हो रहा है आजकल, देख रहे हो एआई का जमाना आ गया, नया नया टेक्नोलॉजी आ रहे हैं।
तो बहुत सारे पैसेज ऐसे आते हैं जो साइंस और टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड होते हैं। कुछ नया टेक्नोलॉजी डेवलप्ड हुआ तो साइंस के रिलेटेड या टेक्नोलॉजी के रिलेटेड पैसेज आ जाएंगे, तो बस उसमें साइंटिफिक वर्ड्स यूज होंगे, जनरल नहीं। अब सबके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बस ये समझ लो साइंटिफिक वर्ड्स यूज होंगे, तो वहाँ आपको स्पेसिफिक ध्यान रखना है। रोबोटिक्स हो रहा है तो रोबोटिक्स के वर्ड्स यूज होंगे, तो वही चीज़ हमें फोकस करना है कि किस तरह के पैसेज है और फिर अपना लॉजिक लगाना है। सोसाइटी एंड राइट्स बेस्ड। अब बहुत सारे सोसाइटी के जो इतने सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, गरीबों के प्रॉब्लम है, अनएम्प्लॉयमेंट इशूज है, पॉपुलेशन इशू है, तो सोसाइटी के बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, उसके ऊपर पैसेज आ जाते हैं कि उसको सॉल्व कैसे करें, या सोसाइटी के राइट्स कैसे होते क्या होते हैं। जैसे छोटे बच्चों को एजुकेशन देना उनकी राइट्स है, मतलब हमारा राइट्स क्या क्या होता है, गवर्नमेंट हमारे लिए क्या कर सकती है क्या नहीं कर सकती, हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या होता है। तो ये सभी सोसाइटी के जो हो सकते हैं उसके फेवर में या फिर उसमें जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने से रिलेटेड पैसेज आएंगे, उसे बोलेंगे हम लोग सोसाइटी और राइट बेस्ड पैसेजेस। उसके बाद देखो एजुकेशनल बेस्ड पैसेज आएंगे। भाई एजुकेशनल बेस्ड का मतलब होता है कि एजुकेशन सिस्टम या एजुकेशन के ऊपर पैसेज आ जाएगा, उसमें इंप्रूव करने से रिलेटेड, उसमें कोई प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड कुछ भी आ सकता है, तो एजुकेशन के ऊपर आएगा, उसको हम एजुकेशनल बेस्ड बोलेंगे। तो इसमें भी वर्ड्स जो यूज होंगे ना, वो एजुकेशन में स्पेसिफिक यूज होने वाले वर्ड्स यूज होते हैं। उसके बाद स्पोर्ट्स के ऊपर देखो, आजकल हमारे कंट्री में पूरे स्पोर्ट्स को लेके बहुत लोग एक्टिव हो रहे हैं, लोग देख रहे हो बहुत सारे गोल्ड मेडल्स जीत रहे हैं हमारे यहाँ सब। तो स्पोर्ट्स को लेके हमारा स्टेटस क्या है, अगर कोई बड़ा सा गेम हो रहा है, ठीक है, नेशनल कोई गेम हो रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे कोई गेम चल रहा है, उसमें इंडिया के कितने मेडल्स आए हैं, क्या हो रहा है, हमारा क्या रैंकिंग है, क्या पोजीशन है, क्या प्रॉब्लम्स है, क्यों मेडल्स नहीं आ रहे हैं, उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, हमें कैसे काम करने की जरूरत है, इन सब चीज़ों को बेस्ड करके एक पैसेज दे देगा आपको, तो उसमें स्पोर्ट्स से रिलेटेड होगा। उसके बाद लॉ एंड पॉलिटिकल बेस्ड। अब देखो डे बाय डे आप देखते होंगे कि भाई लोकसभा राज्यसभा जो लोअर हाउस और अपर हाउस है हमारे पार्लियामेंट्री में, उसमें बहुत सारे बिल पास होते रहते हैं। तो जो भी लेटेस्ट कोई बिल पास होगा उसके ऊपर पैसेज आ जाता है, या कुछ नया पॉलिटिकल चेंज हुआ, कुछ नया पॉलिटिकल रूल्स आ गए, तो उन सब के ऊपर पैसेज आ जाते हैं। तो वो हो गया आपका पॉलिटिकल। टेररिज्म के ऊपर आ जाते हैं, ये तो जानते हो हम सब, पूरे वर्ल्ड टेररिस्ट और टेररिज्म से एक तरह से समझो परेशान है, तो इसके ऊपर भी कई बार क्वेश्चन आते हैं, मतलब पैसेज आते हैं, इसको सॉल्व कैसे करें, क्या मेजर इशू है, क्यों लोग टेररिस्ट बन रहे हैं, इसके पीछे बैकग्राउंड स्टोरी क्या है, उसको सॉल्व कैसे करें। तो इन सब के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगा, मतलब पैसेज आएगा और फिर उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। अगला है इंटरनेशनल रिलेशंस। तो आप देखते होगे कि पहले ज़माना अलग था, सब कंट्री अपना अपना सोचते थे, पर अब ऐसा नहीं है, अकेले डेवलपमेंट नहीं किया जा सकता है। तो पूरे वर्ल्ड अब एक तरह से फ्रेंड हो गए, ग्लोबल फ्रेंड हो रहे, इंटरनेट का ज़माना आ गया, हर देश दूसरे देश से कनेक्टेड है, हम एक दूसरे से सामान खरीदते हैं, बेचते हैं, ग्लोबल इकोनॉमी ग्रोथ पे हम फोकस कर रहे हैं अब। तो इस सिचुएशन में इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर क्वेश्चन आ जाएंगे, जैसे इंडिया और यूएस का रिलेशन क्या है, कितने बिलियन डॉलर का डील होता है, क्या प्रॉब्लम्स है, अब भी कुछ होना क्या बाकी है, इंडिया जर्मनी के रिलेशंस क्या है, इंडिया रशिया का रिलेशन क्या है, मतलब दो अलग अलग कंट्रीज के रिलेशंस क्या है, उन सब के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके बाद रोल ऑफ विमेन। देखो विमेन को जो है ना ग्रोथ करने के लिए गवर्नमेंट बहुत सारे स्कीम्स ला रही है, तो इसके रिलेटेड कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं कि भाई सोसाइटी में वुमेन का क्या रोल है, उन्हें कैसे और इम्प्रूव करना चाहिए, उनके साथ जो भी इशूज क्रिएट हो रहे हैं उसको कैसे ठीक करना चाहिए, तो इस सब के ऊपर बेस्ड पैसेजेस आ जाते हैं। उसके बाद करंट और ये क्रिटिकल इशूज बेस्ड, यानी कि प्रेजेंट टाइम में अगर कुछ क्रिटिकल इशूज चल रहे हैं, चाहे कंट्री में इंटरनेशनल लेवल पे कोई वॉर हो गया, जैसे आपने देखा होगा कि रशिया यूक्रेन के बीच हो गया था, या इससे रिलेटेड और भी कई प्रॉब्लम्स है, कहीं पे रॉयट्स हो गए, कहीं पे मतलब झगड़े वगैरह हो रहा है, कुछ ऐसा हो गया, ठीक है, तो इन सब के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं करंट के ऊपर बेस्ड, और उसमें भी कुछ क्रिटिकल इशूज होंगे। तो सरप्राइजिंगली कोई बड़ी सी कंपनी डूब गए, करोड़ों का लॉस हो गया किसी का, मतलब सब मिक्स करके करंट में क्रिटिकल कुछ इशूज हो, जैसे अभी ये अडानी का कुछ केस आया था। अब वो आइडिया नहीं कि उसमें फाइनल कंक्लूजन क्या हुआ, लेकिन जैसे बीच में आगे शेयर अचानक गिर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें कुछ ऐसा करंट में क्रिटिकल हो जाए ना तो क्वेश्चन आ जाता है। फिर स्टोरी बेस्ड, सबसे इजी भाई स्टोरी बेस्ड आ जाएंगे कि भाई चलो ये था एक जंगल है ऐसा, उसमें एक जानवर रहता था, ये वो एक राजा था, इस सब से रिलेटेड मतलब कहानी बता देंगे किसी का, ये सबसे इजी टाइप के होते हैं, तो स्टोरी बेस आ जाएंगे। तो बस ऐसा ही है,
ये सभी टाइप है। अब 100% इतने ही नहीं है, हर बार कुछ न कुछ अपडेट होते, कुछ नए आ सकते हैं, उसको आप किसी न किसी कैटेगरी में रख सकते हो और ऐसे पैसेज आएंगे। बस ध्यान रखना है कि जैसा पैसेज आता है उसके अंदर जो वर्ड्स होते हैं, जो सिनेम्स आपको ढूंढने होते हैं, जो एंटोनेम्स ढूंढने होते हैं, वो सब के सब उससे रिलेटेड ढूंढने होते हैं। साइंस के ऊपर है तो साइंटिफिक वाले, नेचर के ऊपर है तो नेचर वाले वर्ड्स, ठीक है, इकोनॉमी के ऊपर है तो इकोनॉमी से रिलेटेड वर्ड्स ढूंढने होते हैं, और वहीं पे गलतियां होता है। इसलिए मैंने बोला कि भाई टाइप ऑफ पैसेज समझना बहुत ज़रूरी है, और ये समझने के बाद आप चीज़ों को और बेटर और इम्प्रूव वे में कर सकते हो। हालांकि मैं बहुत सारे पैसेज सॉल्व करवाऊंगा, आज तो मैं बस बेसिक बता रहा हूँ कि ये पैसेज क्या होता है, कैसे सोल्व करना चाहिए, सारे टेक्निक्स और ट्रिक्स क्या है। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब अगला पॉइंट है हाउ टू सॉल्व रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व कैसे करें ये समझेंगे। सॉल्व करने का क्या तरीका होना चाहिए, क्या टेक्निक्स होनी चाहिए। अब जो मैं बता रहा हूं ये सभी टेक्निक्स और ट्रिक्स कब यूज करोगे आप? तब यूज करोगे जब पैसेज बहुत बड़ा सा होगा, एकदम डेडलीस्ट लेवल का पैसेज होगा, तो ये सारे टेक्निक्स लगाने हैं। अगर पैसेज बहुत इजी है तब तो अपने मन से ऐसे ही कर लोगे, तो आपको बहुत टेक्निक्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। बट मोस्ट ऑफली बड़े एग्जाम्स में पैसेज हार्ड ही आते, इजी नहीं आते, तो ये टेक्निक्स लगाना है। देखो सबसे पहले फर्स्ट रीड क्वेश्चंस। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूं, देखो जब पैसेज 3 से 4 पेज का होगा तो आप पूरा पैसेज पढ़ लोगे ना, तो भी एक एक सेंटेंस आपको याद नहीं रहेगा कि कहाँ पे किस टॉपिक की बात हो रहा था। तो ऐसे में फिर से पहले पैसेज पढ़ोगे, फिर क्वेश्चन पढ़ोगे और फिर पैसेज पढ़ोगे, क्योंकि क्वेश्चन ढूंढने के लिए तो काफ़ी टाइम बर्बाद होगा। तो मेरा स्पेशली सजेशन है कि जब पैसेज बड़ा सा आता है तो आप पहले क्वेश्चन को पढ़ना, क्वेश्चन पढ़ोगे, उसके बाद जब पैसेज पढ़ोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा कि ये वाला पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, क्योंकि ओवरऑल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं होते, हार्ड लेवल क्वेश्चंस में आपको ओवरऑल आइडिया आता रहेगा। मैं बाकी चीज़ें भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पहले देखिए ये पैसेज है मान लो। अब अगर आपने पूरा का पूरा पैसेज पढ़ा, उसके बाद ये देखिए ये भी पढ़ लिया आपने पूरा पैसेज। अब पूरा पढ़ने के बाद यहां जब क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिनेम्स ऑफ द वर्ड, वहां पे दे रखा है। देखो अब यहां प्रॉब्लम क्या होने वाला है कि अब जब ये वर्ड आपको जल्दी मिले ही नहीं, और ये सिनेम्स एंटोनिम्स, अब जैसे पूछ दे टाइटल बताओ पैसेज के, तो वो हार्ड हो जाता है। इसलिए ना पहले आप ये पढ़ लो, आपको पता है आपको इसके मीनिंग निकालने, इसके मीनिंग निकालने, ठीक है, तो फिर पहले आप इसे पढ़ लो, उसके बाद आप पैसेज को पढ़ोगे, और फिर जब पैसेज पढ़ोगे ना तो आपको वो वर्ड तुरंत जैसे पढ़ोगे वहां आओगे तो आइडिया आ जाएगा कि मुझे किसके मीनिंग ढूंढने थे। और जैसे अगर आपको वो पैसेज में मिल जाएगा तो फिर आसान हो जाएगा आपके लिए सारा काम करना। तो बस मैं यही समझा रहा था। यहाँ पे हमें क्या ध्यान रखना, देखो पहले क्वेश्चंस को पढ़ लेना है, फिर हमें क्वेश्चंस पढ़ने के बाद पैसेज को पढ़ना है, जिससे कि हमें याद रहेगा कि कौन से क्वेश्चंस थे। अब आपको क्या क्या ध्यान रखना, और ये समझ लो, देखो जैसे आप मान लो कि पैसेज क्वेश्चंस पढ़ा आपने, राइट, क्वेश्चन पढ़ लिया, अब क्वेश्चन के रिलेटेड थोड़ा सा ना डेटाबेस में नोट्स बनाते रहना आपको। बात समझ रहे हो? जैसे देखो मान लो कि पहला कोई भी क्वेश्चन है, जो भी पहला क्वेश्चन होगा, राइट, उसको इन शॉर्ट में, उसके बारे में आपको इन शॉर्ट में लिख देना। पहली बात तो ये, आपको नोटबुक में क्या करना है, पहला क्वेश्चन के बारे में आप इन शॉर्ट में, मान लो कि क्वेश्चंस आ गया, ठीक है, जिसमें आपको ये पूछ रहा है कि किसी भी पैसेज के अंदर, ठीक है, कितने जो है ना, कितने कैरेक्टर हैं। मान लो स्टोरी बेस्ड पैसेज हो तो हो सकता है उसमें 3 कैरेक्टर हो, तो आप ऐसा शॉर्ट में बनाओ कि कैरेक्टर बेस्ड क्वेश्चन पूछा है। मान लो आपको इकोनॉमी फाइनेंशियल बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया, तो आपको क्या पूछे, मान लो कि ग्रोथ कितना हो रहा है, तो आप ऐसा एक शॉर्ट में नोट्स बनाओ ना कि क्वेश्चन में क्या पूछा है, ग्रोथ पूछ रहा है, तो इससे क्या रहेगा, आपको याद रह जाएगा चीजें।
ठीक है, शॉर्ट में जो भी क्वेश्चंस में पूछेगा, अब देखो इन सबको मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने टाइम पे फिर से बताऊंगा। आज मैं बेसिक बता रहा हूं कि जब पहला क्वेश्चन आए उसमें मतलब 3 कैरेक्टर्स के बारे में पूछा है, दूसरे क्वेश्चन में किसके बारे में पूछा, मतलब ग्रोथ क्या हो रहा है। ऐसे सभी क्वेश्चन में कुछ डेटा मेन होगा जो आप लिखते जाओ, इन शॉर्ट में लिख दो, ठीक है, एक पेज पे। जिससे क्या रहेगा, जब आप सॉल्व करोगे तो आइडिया आएगा कि पहले में ये पूछा, दूसरे में ये पूछा। अब देखो क्या ध्यान रखना, जैसे मान लो आपने पढ़ लिया कैरेक्टर्स, ग्रोथ। अब ये पॉइंट तो आपको याद है, क्वेश्चंस में ये आया हुआ था, आपने नोट भी बना लिया एकदम इन शॉर्ट में जल्दी से। जो भी क्वेश्चन पढ़ा उसका जो मेन पॉइंट है जिससे कि उस क्वेश्चन के मीनिंग निकाल लोगे, वो शॉर्ट में लिख दिया आपने। अब लिखने के बाद क्या करना है, जब आप पैसेज पढ़ोगे, ठीक है, अब पैसेज पढ़ोगे, मान लो कि ये पैसेज है, मान लो ये पेज है आपका पैसेज का, ठीक है, आपको पता है कि सेकेंड क्वेश्चन में ग्रोथ है। अब अगर आपने यहां से पढ़ना शुरू किया और इस लाइन पे आपको यहां मिल जाएगा ग्रोथ से रिलेटेड कोई डेटा, ग्रोथ से रिलेटेड डेटा मिलेगा, तो आप ना यहां पे क्या नोट कर लोगे, देखो या तो 2 काम है, एक तो तभी के तभी सॉल्व कर दोगे कि ग्रोथ का क्या डेटा पढ़े और आंसर आ गया तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। अगर आप कंफ्यूज हो गए कि डेटा पढ़ने के बाद कि कहीं और भी तो नहीं ग्रोथ के बारे में कुछ लिखा होगा, आंसर्स नहीं आ रहे, तो आप क्या कर सकते हो कि भाई यहां पे लिख दोगे कि देखो ये पैसेज है, पेज 1 है मान लो, इसमें कहां पे है भाई, अपर, समझ रहे हो ना, कहां पे है, अपर। इससे क्या होगा, अगली बार ग्रोथ देख के आपको आइडिया आएगा ये ग्रोथ के बारे में अपर में है, ठीक है। अगर मान लो ये ग्रोथ के बारे में इस बीच में हो यहां पे, तो आप क्या लिख दोगे इसी को कि भाई ये मिडल में है, और अगर नीचे हो, भाई 3 ही जगह पे होगा ना, तो आप लिखोगे लोअर में है। अब तो भी इसके बीच में भी हो तो आप क्या लिख सकते हो कि मिडल और लोअर में है, यानी कि मिडल और लोअर के बीच में, ऐसा शॉर्ट में नोट बना सकते हो। अगर आप अपर और मिडल के बीच में है तो क्या लिख दोगे, अपर और मिडल के बीच में। ऐसा अपना एक ट्रिक, एक टेक्निक डेवलप कर लेना है कि कहाँ पे ग्रोथ के रिलेटेड पैसेज में है। ये तब करोगे जब आप आंसर नहीं कर पा रहे हो, जब आपने क्वेश्चन देखा, ग्रोथ के रिलेटेड डेटा पढ़ा, कई बार एक चीज के रिलेटेड पैसेज में आगे भी कुछ ना कुछ डिस्कस किया रहता है, तो आंसर आना होता है वहां पे। लेकिन हम पहले समझते हैं ग्रोथ कहीं ना कहीं और, मतलब 5 जगह पे ग्रोथ हो सकता है, तो आपको एक नोट्स बना लेना है। अगर आप पहली बार में आंसर दे पाए ना तो दैट इज ऑसम, फैबुलस। बट अगर आप नहीं दे पाए तो दोबारा पैसेज पढ़ोगे, फिर ग्रोथ ढूंढने में ना 5 जगह पे ग्रोथ दे रखा है, तो अगर सभी जगह ग्रोथ ढूंढोगे तो आपको फिर से पूरा पैसेज पढ़ना पड़ेगा एक क्वेश्चन के लिए। उससे अच्छा है कि आप क्या करोगे कि भाई ऐसे पेज है, कहां पे है इससे रिलेटेड डेटा, पहली बार पढ़ते जाओगे, ग्रोथ आ गया, अपर पार्ट में अपर लिखोगे, मिडल में मिडल लिखोगे, लोअर में लोअर। अगर अपर लोअर के बीच में, अपर मिडल के बीच में है तो आप मिडल लिख दोगे, ऐसे जहां पे है उस तरह से आप नोट बना लोगे। अगर मान लो यहां नीचे और इसके बीच में, ठीक, तो आप क्या लिख दोगे भाई, मिडल और लोअर के बीच में है क्या, ग्रोथ। इससे क्या हो जाएगा कि आपको आइडिया आएगा, अगली बार जब आपको पैसेज दोबारा पूरा नहीं पढ़ना पड़ेगा। आपको सिर्फ क्या ध्यान रखना है कि ग्रोथ के बारे में कहां डेटा है भाई, पहले पेज पे लोअर मिडल के बीच में या अपर मिडल के बीच में, जहां पे भी हो आप एक डेटा अपना एक नोट शॉर्ट में बना लेना। जिससे क्या होगा कि अगली बार पूरा पैसेज नहीं पढ़ना पड़ेगा क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। और जब बहुत डेडलीस्ट पैसेज आते हैं ना भाई, एक ही बार में आंसर नहीं आता, 99% बच्चे एक बार में आंसर नहीं दे पाते, 3-4 बार पैसेज पढ़ना पड़ता है, 10-10 बार हर क्वेश्चन के रिलेटेड पूरा पैसेज पढ़ते हैं। क्योंकि जो डेडलीस्ट पैसेज होते हैं ना, वो एक वर्ड जो की वर्ड्स है वो 4-5 जगह लिख देते हैं और एक जगह पे डिटेल में डिस्क्राइब किया रहता है, बाकी जगह पे इन शॉर्ट में कुछ कुछ लिखा रहता है उसके बारे में। तो आप ना सबको पढ़ने में पूरा टाइम बर्बाद हो जाता है। मेन चीज है टाइम, पैसेज में टाइम बहुत बर्बाद हो जाता है बार बार पैसेज को पढ़ने में। एक क्वेश्चन देखा आपने, उसके लिए पूरा पैसेज पढ़ा, फिर दूसरे के लिए पूरा पढ़ा, तो आप नहीं कर पाते और टाइम होता नहीं है एग्जाम्स में बहुत ज्यादा। इसलिए मैं ये टेक्निक्स बता रहा हूं कि आपको पहले पढ़ना है क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़ के उसके बारे में डेटा क्या दिया है भाई, कुछ तो पूछा होगा क्वेश्चन में, ग्रोथ, कैरेक्टर पूछा होगा, ठीक है, पूछेगा टाइटल क्या है बताओ, पूछेगा इसका थीम क्या है बताओ, कुछ तो पूछेगा। आप ये शॉर्ट लिखो, टाइटल पूछा टाइटल लिख दो, थीम पूछा थीम लिख दो। अब जब आप लेसन पढ़ोगे तो आइडिया आएगा और ये एक आध क्वेश्चन टाइटल थीम पे आएगा। ज्यादातर कैसे आएंगे, डेटा, कैरेक्टर है, ग्रोथ है,
या मान लो इससे रिलेटेड कुछ भी पूछ दिया कि भाई मतलब कौन से ईयर में ना, ईयर के बारे में कोई डेटा पूछ लिया। अब जैसे आप ईयर के बारे में इसमें पढ़ना शुरू करोगे, यहां पे दिया है 90, 70, 90, 40, 90, 80, तो क्या करोगे, इसका नोट्स बना दो। थर्ड क्वेश्चन में मान लो कि थर्ड क्वेश्चन है, यहां पूछा किसके बारे में, ईयर के बारे में, और ये कहां पे है, यहां पे। तो अब क्या लिखोगे, पेज 1 में कहां पे है, लोअर में, एल लिख दो शॉर्ट में, लोअर पार्ट में। तो अगली बार जैसे थर्ड क्वेश्चन पे आओगे, ईयर मतलब डेटा यहां है, आप सीधा यहीं पढ़ोगे और फिर यहां पढ़ के आंसर निकाल लोगे। आप पूरा पैसेज फिर नहीं पढ़ना पड़ेगा आपको उसको ढूंढने के लिए। और यही सबसे बड़ा की पॉइंट है, मेरा तो यही सजेशन है, मैं तो इसी तरीके से किया हूं और तभी सक्सेस होता है। तो मेरा यही है कि आप इस तरीके से करो। अब देखो, पहले क्या पढ़ लिया, क्वेश्चन पढ़ लिए, क्वेश्चन से डेटा निकाल के बना लोगी, उस डेटा का वो पैसेज में कहाँ पे है उसका इन शॉर्ट में लिख देना उसके सामने, जिससे आपको दोबारा जब उस क्वेश्चन को करने की रिक्वायरमेंट आए, एक बार में सॉल्व ना हो तो उसको बार बार ढूंढने में टाइम बर्बाद ना हो आपका। तो आई होप ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप करना, ये रिसर्च किया हुआ टॉपिक है इसलिए बता रहा हूँ। फिर क्या पढ़ोगे, पैसेज। तो ये दोनों टॉपिक हो गया, पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर पैसेज पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन हमें डेटा लिखा है, पैसेज में हमें ढूंढ के पता चल जाएगा यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है। दोबारा क्वेश्चन सॉल्व करने टाइम में हमें बहुत आसानी से सब कुछ मिलेगा और हम कर पाएंगे, टाइम बचा पाएंगे। मेन बात ये है, ये ध्यान रखना, ये सब डेडलीस्ट पैसेज आएंगे। तो अगर छोटा सा पैसेज आएगा तो आपको इतना कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत नहीं, सीधा ही हो जाएगा, क्योंकि इतना सा पैसेज है वो याद रह जाता है। पर अगर 3, 4, 5 पेज के पैसेज आएंगे तो नहीं याद रहेगा। तो ये कॉन्सेप्ट लगाना है आपको जल्दी सॉल्व करने के लिए, नहीं तो आप खुद सॉल्व करोगे तो आपको आइडिया आएगा कितना टाइम बर्बाद हो जाता है। एक क्वेश्चन के लिए एक बार पैसेज पढ़ोगे, टाइम निकल गया पूरा। तो आई होप ध्यान रखना। आप दूसरा कॉन्सेप्ट हम पढ़ क्या रहे हैं, हाउ टू सॉल्व रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। तो पहला पॉइंट यही है, इसको लेके सॉल्व करोगे। अब दूसरा ले लेते हैं। पहले आपको क्या पढ़ना था, मैंने क्या बोला, पहले पढ़ोगे क्वेश्चन फिर पैसेज पढ़ोगे। क्वेश्चन पढ़ने टाइम पे क्वेश्चन से कुछ कुछ डेटा, अब मैं जब क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तब भी बताऊंगा, ये फिर भी अभी बता रहा हूँ। क्वेश्चन में जो डेटा दिया हुआ होगा, जो भी वैल्यू है जो क्वेश्चन में पूछा, उसको इन शॉर्ट में लिख दो। फिर जब पैसेज पढ़ोगे उससे रिलेटेड मिलेगा पैसेज में, तो या तो तभी आंसर दे दो कि आपको आंसर मिल जाएंगे। नहीं मिला, क्योंकि कई बार बड़े पैसेज में एक ही चीज़ को 10 बार 5 बार लिखा होगा, तो कम से कम वो वर्ड कहाँ कहाँ पे है ना, उसका एक नोट्स बना लोगे कि अपर पार्ट में, लोअर पार्ट में, मिडल पार्ट में, या उसके भी बीच में जहाँ भी है ना, उन शॉर्ट लिख दो, ताकि अगली बार फिर जब उसको सॉल्व करने जाओ तो वो सीधा उसी पॉइंट पे पहुँचो और पढ़ो और कंक्लूजन निकाल लो। नहीं तो पूरा पैसेज फिर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 5 जगह पे लिखा होगा एक सेम चीज़ें। तो आई होप ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सबसे ज़्यादा टाइम बर्बाद होता है, इसलिए मैं इसको बार बार बता रहा हूँ। यार आपको समझ में आ गया होगा आई होप। अब दूसरा देखो, सेकेंड क्वेश्चन, क्वेश्चन कैसे कैसे होंगे। पहले ये कॉन्सेप्ट पूरा कर लिया आपने, क्वेश्चन पढ़ लिया, फिर आपने क्या किया, पैसेज पढ़ लिया। अब आपको देखना है कि क्वेश्चन और पैसेज पढ़ने के बाद पहले कौन से क्वेश्चन का आंसर दें, क्योंकि बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो पहले किस तरह के क्वेश्चंस का आंसर दें, तो सबसे पहले आंसर दें आप डेटाबेस क्वेश्चन का। भाई डेटाबेस क्या होता है, देखिए ईयर बेस क्वेश्चन होगा, जहां लिखा रहेगा 2023, 15, 1990, मतलब इसके रिलेटेड कोई रिपोर्ट पूछेगा कि 2023 में ग्रोथ कितना हुआ था, बताओ इकोनॉमी में, 1990 में क्या हुआ था, 2015 में क्या हुआ था। तो आपको जैसे ये डेट देगा तो पैसेज के अंदर ये ढूंढना बहुत आसान काम होता है, क्योंकि आप ना सीधा नजर मारोगे तो डेट दिख जाए, ये दिख जाएगा, ये 90, ये जो भी डेट दिया रहेगा ना वो दिख जाएगा आपको। तो सबसे पहले सॉल्व करो डेटाबेस क्वेश्चन। क्वेश्चन तो 8 से 10 आएंगे, पहले सब में यही सेम प्रोसेस, पहले क्वेश्चन पढ़ो फिर पैसेज पढ़ो, उसके नोट्स बना लो और फिर क्या करोगे, सॉल्व। तो पहले सॉल्व करोगे डेटाबेस, डेटा तुरंत मिल जाएगा तो उसको सॉल्व करो। और डेटाबेस क्वेश्चन में ट्रिक बहुत नहीं होता है, बहुत ज़्यादा घुमा के नहीं पूछते, सीधा डेटाबेस होता है। अब क्या आ सकता है, जैसे कहीं पूछा कितना बिलियन का बिजनेस हुआ, कितना मिलियन, रुपीज, डॉलर, डेटाबेस मतलब ये सब। अब इसके बेस्ड क्वेश्चन आए कि भाई इंडिया का जो इकोनॉमी है ना कितना बिलियन डॉलर है, तो आप जैसे बिलियन डॉलर की बात हो जाएगा इंडियन इकोनॉमी में, जैसे क्वेश्चन है इंडिया इकोनॉमी कितने बिलियन डॉलर का है, तो बिलियन लिखा हुआ मिल जाएगा आपको कि भाई इतना बिलियन, इतना मिलियन, इतना रुपीज। तो ये देख के आप समझ जाओगे। तो आपको क्या करना है कि भाई इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, यानी कि डेटा में ये सब है, लिखा रहेगा एक्सपोर्ट इंपोर्ट कितना है, जिस भी चीज के बारे में बात किया हो,
तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट दिख जाएगा कि भाई इतना मिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट है, इतना बिलियन डॉलर का इंपोर्ट है, तो वो पैसे की वैल्यू, डॉलर की वैल्यू, मनी की वैल्यू तुरंत दिख जाएगा पैसेज में आपको, एक बार रीड करोगे तो इसको करो। फिर देगा जीडीपी इंक्रीज डिक्रीज के रिलेटेड क्वेश्चन, कितना जीडीपी बढ़ रहा है, घट रहा है, कितना जीडीपी है, तो ये सब भी क्या है, वैल्यू, डेटा के ऊपर क्वेश्चन बेस्ड है, तो तुरंत मिल जाएगा आपको जीडीपी इंक्रीज इतना हो रहा है, डिक्रीज इतना हो रहा है, इतना ग्रो है, इतना लेस है, तो ये क्वेश्चंस पहले करो। फिर दे सकते हैं परसेंटेज ग्रोथ, तो परसेंटेज भी लिखा रहेगा कि इंडिया का जीडीपी का एक्सपेक्टेड परसेंटेज 10% या 8%, 7%, परसेंटेज वर्ड भी आपको जल्दी मिल जाएंगे। तो ऐसे चीज, ऐसा जो डेटा बेस्ड है, जो पैसेज में एक ही बार में मिल जाएगा और सीधा क्वेश्चन आते, ज्यादा इसमें कुछ घुमा के नहीं रहता, सीधा ही रहेगा, कितना परसेंटेज होगा ग्रोथ, कितना कैलकुलेशन है, तो परसेंटेज वाला डेटा मिल जाएगा, तो वो हो जाएगा। रेशियो पूछ लेते हैं, ये भी ऐसा लिखा रहेगा भाई 8 और 10 का रेशियो है, 1 और 5 का रेशियो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में, तो ये सब चीजें ना पैसेज में तुरंत दिख जाता है और इसमें घुमा के भी नहीं पूछा जाता। तो रेशियो मिला, आप लिख दोगे 1:5 का रेशियो, कुछ भी हो सकता है। ऐसे प्रॉफिट और लॉस दे दे कि भाई इस साल में, इस फाइनेंशियल ईयर में कितना प्रॉफिट हो रहा है, मान लो प्रॉफिट हो रहा है कि $10 मिलियन, 20, 30, 80, 100, ऐसा कुछ भी दे दे, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन में कुछ भी, तो वैल्यू रहेगा, नंबर्स देखेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट, रिवेन्यू, एक्सपेंसेस, कैपिटल, पॉपुलेशन, पॉल्यूशन, इन सब का क्वेश्चन में, पैसेज में डेटा दिया होगा, नंबर में वैल्यू, जो ढूंढना आसान होता है और सीधा वही आंसर होता है। तो पहला काम करना है, जब डेडलीस्ट पैसेज आएंगे, बड़े पैसेज आएंगे, तो आप जिसमें ना, जिस किसी भी क्वेश्चन में कोई नंबर्ड वाली चीज पूछा हो, डेटा वाला चीज पूछा हो, उसे तुरंत सॉल्व करो, क्योंकि वो बहुत जल्दी होगा, उसमें कुछ घुमा के नहीं पूछा है, बस डेटा मिल गया, आंसर मिल जाएगा। और डेटा आपको पहले इसलिए मिल जाएगा, जैसे आपने पहले क्वेश्चन पढ़ा तो उसका नोट्स बना दोगे, फिर जब पैसेज पढ़ोगे कहाँ पे वो बता दोगे, तो सीधा जाओगे, मिल गया। और डेटा के क्वेश्चन तो आप पहली बार पढ़ने टाइम में ही मिल जाएगा कि ये 90-80, तो आपको पता है 7 नंबर क्वेश्चन में पूछा ईयर के बारे में, तो 90-80 में है ये, बस आंसर दे दोगे। तो आई होप कि ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है भाई, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को कैसे सॉल्व करें, मैं हर एक स्पेक्ट्स को आपके सामने रख रहा हूं ताकि आप जल्दी कर पाओ, क्योंकि इसमें बहुत टाइम चला जाता है और फिर यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होता है इसमें। चलिए, तो पहले जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो डेटा बेस्ड वाले क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उसके बाद नेम के रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करोगे। क्वेश्चन में देगा, कंपनी का नेम पूछ लेगा, किसी ऑर्गेनाइजेशन का नेम पूछ लेगा, किसी पर्सन का नेम है, किसी प्रोडक्ट का नेम है, तो ये भी ना आप मान लो पूछे कि चलो अगर कुछ नेचुरल में आ रहा है, किसी कंपनी, मिल्क प्रोड्यूशन कंपनी अमूल के बारे में क्वेश्चन पूछा, तो वहां तो लिखा रहेगा ना भाई, अमूल लिखा रहेगा वहां, तो ये किसी का नाम ना तुरंत मिल जाता है इंसान को पैसेज में, इसमें बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होगा। जैसे कोई कंपनी के बारे में दिया, मान लो यूनाइटेड नेशन के बारे में, यूएनओ, नाम तुरंत मिल जाएगा। किसी कंपनी के बारे में दे रखा है तो आपको नाम क्या हो जाएगा, तुरंत मिल जाएगा। तो पहले डेटा वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है, फिर अगर किसी के नाम पूछ लिया डायरेक्टली तो उसके रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करना है, जो कि आपको तुरंत मिलेगा और सीधा आंसर होगा कि ये जो है, ये सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करने वाला कंपनी का क्या नाम है, तो नाम है ये XYZ, जो भी नाम रहेगा। तो नेम वाले क्वेश्चन उसके बाद सॉल्व करना, ये ध्यान रखना, ये इजी है, जिसमें ज्यादा रिस्क नहीं है। इसके बाद कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि एंटोनेम्स और सिनेम्स के बारे में, मतलब डायरेक्ट वर्ड देगा कि वाटर का सिनेम्स क्या होगा। तो पहले बोला वाटर का सिनेम्स अगर नेचुरल है तो हो जाएगा अक्वा, क्योंकि प्योर वाटर को अक्वा बोलते हैं हम लोग। हालांकि आपको इसके लिए सिनेम्स और एंटोनेम्स थोड़े से लर्न भी करने पड़ेंगे, वो कैब तो चाहिए आपको ताकि आप सिनेम्स वगैरह ढूंढ सको। दूसरी बात कि पैसेज में उसका मीनिंग क्या है, उस पर भी ज़्यादा मैटर करता है कि किस तरह के पैसेज है। जिस तरह के पैसेज होंगे, इकोनॉमी के पैसेज होंगे तो उसके सिनेम्स और एंटोनेम्स जो होंगे वो इकोनॉमी के रूप रिलेटेड होंगे, नेचर होंगे तो नेचुरल रिलेटेड होंगे, अगर जो मान लो कि पॉलिटिकल हैं तो पॉलिटिक्स से रिलेटेड होंगे। तो वो पैसेज पढ़ के भी आपको आ जाए, बहुत ज़्यादा अगर लर्न नहीं है एंटोनेम्स और सिनेम्स तो भी आप कर सकते हो पैसेज के कंसर्निंग में। हालांकि आपको वोकेब आना चाहिए, इंग्लिश तो सबसे इंपॉर्टेंट है वोकेब।
जितने वर्ड पावर होगा, जितना वर्ड मीनिंग आएगा, उतने आसानी से आप हर एक चीज़ को कर पाओगे। तो ये सब ध्यान रखना है पैसेज सोल्व करने टाइम में। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएंगे भाई इस सब के ऊपर, फ्रेजेस के ऊपर क्वेश्चन आ जाएंगे। बताओ यहाँ पे जो फ्रेज यूज किया गया है वो लिखा रहेगा कि ये फ्रेज है, उसका क्या मीनिंग है इस पैसेज के कंसर्निंग में। तो ये सब भी डायरेक्ट तुरंत मिल जाता है पैसेज के अंदर। तो पहले इनके क्वेश्चन सॉल्व करो, समझ में आए। सबसे पहले क्या बोला, डेटा, फिर नेम के रिलेटेड क्वेश्चन, फिर डायरेक्ट इन सब एंटोनेम सिनेम्स पूछा है वो डायरेक्टली आपको पैसेज में मिल जाता है, उसके रिलेटेड क्वेश्चंस तो सॉल्व करोगे। ठीक है, अब इसके बाद टाइटल बेस्ड क्वेश्चन। अब एक बार अगर आपने पैसेज सॉल्व कर लिया, एक बार अगर आपने पैसेज को सॉल्व कर लिया तो आपको पता चल जाएगा, एक बार अगर आपने पैसेज को सॉल्व कर लिया तो आपको आइडिया आ जाएगा कि जो पैसेज है, जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, इसका टाइटल क्या होना चाहिए। एक बार अगर आपने सॉल्व कर लिया तो आपको आइडिया आ जाएगा। अब आप में से बहुत सारे के साथ ये भी इशू होगा, आपको पता नहीं होगा कि टाइटल कैसे ढूंढेंगे। तो मैं आपको ये भी कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ। देखो आपको क्या ध्यान रखना है, पूरे पैसेज में मैक्सिमम यूज किसका हुआ है, सबसे ज्यादा टाइम जिसका यूज होगा ना, जिस भी वर्ड का, टाइटल हमेशा उससे रिलेटेड ही होगा। टाइटल किससे रिलेटेड होगा, जिसका यूज मैक्सिमम टाइम होगा। अब एक बात ध्यान रखना, गलतियां हम कहाँ करते हैं, टाइटल कभी भी वो नहीं होता जो उस पैसेज से इन्फर हो, मतलब इन्फ्रेंस कहते हैं। पैसेज का मतलब जो निकल रहा हो ना, उसका जो थीम हो, मेन पॉइंट जिसको कहते हैं, वो टाइटल कभी नहीं हो सकता। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। देखो आप सबने रामायण देखा होगा, क्या टाइटल है रामायण का, रामायण, मतलब राम जी सबसे ज्यादा इसमें दिखते हैं, सबसे ज्यादा बात किसकी करते हैं हम, राम जी की, राम जी की, राम, इसलिए उसका नाम है रामायण। तो टाइटल क्या है, रामायण, लेकिन उसका थीम रामायण नहीं है। थीम क्या है उसका, मेन पॉइंट क्या है कि अच्छाई और सच्चाई हमेशा जीतता है और गलत हारता है। थीम क्या है कि बुराई की हार होती है, अच्छाई की जीत होती है। तो उसका टाइटल ये नहीं है गुड और बैड, टाइटल क्या है, रामायण। क्यों, क्योंकि सबसे ज्यादा डिस्कस किसके बारे में हो रहा है पूरे में, राम जी के बारे में। तो जिसके बारे में सबसे ज्यादा डिस्कस होगा भाई, टाइटल हमेशा वो होगा, ना कि उस टाइटल का मीनिंग क्या है। जैसा रामायण का मीनिंग है कि अच्छाई हमेशा जीतता है, बुराई की हार होती है, भले बुराई कितना भी ताकतवर हो, लेकिन एंड में बुराई की हार होता ही है, जीतता अच्छाई है, ये उसका मेन थीम है। तो आगे क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे, बोलेंगे बताओ इस पैसेज का थीम क्या है, इस पैसेज का मेन पॉइंट क्या है, इस पैसेज से क्या इन्फ्लुएंस हो रहा है। तो इसका मतलब होगा कि इस पैसेज का मीनिंग क्या है। तो जैसे अगर रामायण के बारे में बोले तो उसका थीम, मेन पॉइंट या उसका मीनिंग क्या होगा कि अच्छाई की जीत होती है, बुराई की हार होती है, भले बुराई कितना भी ताकतवर हो। ये उसका थीम है, ये उसका मेन पॉइंट है। और टाइटल क्या है, रामायण, सबसे ज्यादा किसकी बात हो रही है, राम जी की। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा किसी पैसेज का टाइटल क्या होता है, उसका थीम क्या होता है, उसका मेन पॉइंट क्या होता है। तो टाइटल जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम यूज हो उससे रिलेटेड होगा टाइटल, और थीम जो स्टोरी का मतलब हो, वो स्टोरी क्या कहना चाहता है, उससे हमें क्या सीखने को मिलता है, ये भी पूछता है कि आप इससे क्या लेसन मिलता है, क्या लर्न होता है इस स्टोरी से। ये सब थीम क्या लर्न होता है, क्या मैसेज देता है ये स्टोरी, उसके बाद इसका इन्फ्लुएंस क्या है, मेन पॉइंट क्या है, ये सब वही हुआ रामायण में। मेन पॉइंट, थीम, मैसेज, लेसन क्या मिलता है कि हमें अच्छाई की हमेशा जीत होगी, बुराई की हार होती है। और उसका टाइटल रामायण है क्योंकि राम जी के बारे में सबसे ज़्यादा बात हुआ है। तो आई होप आपको टाइटल क्या होता है, तो आप जब पूरे पैसेज रामायण पढ़ लोगे तो समझ जाओगे सबसे ज़्यादा बात राम जी की हुआ है, इसलिए नाम रामायण है। तो ऐसे हम टाइटल ढूंढेंगे। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन क्या करोगे, इससे रिलेटेड थीम क्या है, मेन आइडिया क्या है, इससे क्या लेसन सीखने को मिलता है, मेन पॉइंट क्या है, इन्फ्लुएंस क्या है, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन। तो ये सब क्या है, रामायण में पहले बता दिया कि अच्छाई और सच्चाई की जीत होगी, बुराई की हार होगी। ये किसी उस रामायण का थीम है, मेन आइडिया है, लेसन है, पॉइंट है, इन्फ्लुएंस है। तो जब अब आपको पैसेज में ये पूछेंगे तो समझना कि उससे हमें सीखने को क्या मिलता है, वही उसका मेन आइडिया, थीम होगा। और जिसके बारे में बार बार बात होगी ना, वो होगा टाइटल। तो आई होप टाइटल और थीम, मेन आइडिया के बारे में मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया।
और ये हर हार्ड क्वेश्चन में एक एक क्वेश्चन ऐसा आएगा थीम के ऊपर और टाइटल के ऊपर। ये सब बाद में करना, क्योंकि इसको करने के लिए आपको पूरा पैसेज अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए, तभी आप चीज़ों को समझ पाओगे। और इससे पहले जो मैंने बोला डेटा रिलेटेड क्वेश्चन, नेम रिलेटेड क्वेश्चन, ये सब पहले करना, क्योंकि बहुत क्वेश्चन अगर आपको पैसेज नहीं भी आता है तो 2 क्वेश्चन तो सीनेम्स और एंटोनेम्स के बेस्ड होते हैं, वो आप सीधा ढूंढ लोगे। 2-3 क्वेश्चन डेटा और नेम के रिलेटेड होते, तो मतलब 10 में से 5 क्वेश्चन तो आप ऐसे ही कर लोगे अगर आपको बहुत इंग्लिश नहीं आए तो भी। लेकिन ये सब करने के लिए आपको अच्छे से पैसेज समझ में आना चाहिए तो होगा। तो ये बाद में करो, ताकि कम से कम पहले 5 मिनट में आप 5 क्वेश्चन तो कर लो 10 में से। फिर आपको सब आता है तो सभी करो, करना तो सब है अपने को, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं करना। लेकिन अगर आपको कुछ भी नहीं आता, पहले ये क्वेश्चन ढूंढने चले जाओगे तो आप इसको ढूंढते ढूंढते टाइम बर्बाद कर लोगे, तो 5 भी नहीं कर पाओगे। इसलिए इसका एक तरीका होता है कि पहले वो करे जो इजी है, जो जल्दी हो सकता है। आपको बहुत नॉलेज ना हो तो भी सही आंसर निकाल लोगे। आई होप इतनी बातें आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। सबसे लास्ट में ढूंढना जो सबसे हार्ड होता है, टोन ऑफ द पैसेज। ठीक है, इस पैसेज का टोन क्या होगा। अब ये प्योर ग्रामर बेस्ड चीज है, ये जल्दी नहीं मिलता लोगों को। अब इसके लिए मैं ना आपको अभी बहुत सारे टोन सिखाऊंगा कि पैसेज में क्या बात करेगा, किस तरह की स्टोरी होगी, जो ऑथर होगा वो किस बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, तो उसका टोन क्या होना चाहिए। ये थोड़ा सा आपको लर्न भी रखना पड़ेगा, करना पड़ेगा। अभी मैं बहुत सारे टोन बताता हूं कि इस पैसेज का टोन ऐसा होता है जब डिस्कशन इस तरह के होते हैं। ये आपको बहुत ध्यान रखना है, ये सबसे हार्ड क्वेश्चन होता है किसी भी पैसेज का, और बहुत लोग नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें आइडिया ही नहीं होता, याद ही नहीं होता ये टोन होता है, ये टोन होता है। तो अभी मैं आपको टोन के रिलेटेड सारा डेटा बता रहा हूँ, कौन से टोन होते हैं। इससे पहले भी मैंने आपको सारा बेसिक पॉइंट बता दिया है। खास करके ध्यान रखना कि पहले क्वेश्चन पढ़ना, फिर पैसेज पढ़ोगे, पैसेज क्वेश्चन पढ़ने टाइम क्वेश्चन के रिलेटेड डेटा को आप लिखोगे, पैसेज के रिलेटेड जो डेटा जहाँ जहाँ है उसको नोट करोगे, वो सब ध्यान रखना। अब देखो टोन कौन से टाइप होंगे। पहला दिया हुआ है, while author express dissatisfaction with something or somebody brutally। अगर ऑथर किसी बात से खुश नहीं है, मतलब बुरे तरह से समझो कि वो खुश नहीं है, बहुत ज़्यादा एक तरह से समझो कि मतलब सिचुएशन ऐसा हो जिससे वो बहुत डिससेटिस्फाई है, तो ऐसे टाइम में वो जो पैसेज लिखेगा उसमें क्लियर पता चलेगा आपको कि ऑथर खुश नहीं है। वो हर एक सेंटेंस, हर एक चीज जिससे खुश नहीं है उसके अगेंस्ट लिखेगा कि ये सिस्टम खराब है, ये ऐसा है, ये वैसा है। मान लो कोई सिस्टम है, कोई नया रूल आ गया, कोई नया लॉ आ गया और पैसे ऑथर खुश नहीं है, तो वो कमी निकालेगा, पूरा का पूरा पैसेज में बताएगा कि बताइए अभी ये रूल आया है, इस रूल में ऐसा हो सकता है क्या, ये चीज़ नहीं है, इसमें ऐसा प्रॉब्लम है, इसमें उसके बारे में डिस्कस क्या करेगा। वो कहीं ना कहीं उसे डिससेटिस्फाई होगा और फिर वो उसकी बुराई करेगा एक तरह से। तो ऐसे पैसेज हो जिसमें कोई रूल, कोई लॉ, कुछ भी नया, कुछ भी ऐसा इंट्रोड्यूस हुआ, कुछ भी ऐसा हुआ जिससे कि ऑथर खुश नहीं है, डिससेटिस्फाई है, तो वो उसकी कमी, उसके प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेगा पूरे पैसेज में। जब ऐसा आपको दिखे कि हाँ पैसेज में अभी रिसेंटली कुछ भी चल रहा है, जैसे ट्रिपल तलाक का एक रूल हुआ पास, तो पैसेज उसके अगेंस्ट बोले कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, सब निगेटिव सेंस में जाए, तो वहां पे, या जैसे जीएसटी हुआ, नया बिल आया, अब जीएसटी ऑथर खुश नहीं है, जीएसटी के अगेंस्ट में सारे चीजें डिटेल्स दिए जा रहा है क्योंकि वो डिससेटिस्फाई है। तो इस सिचुएशन में हम लोग बोलेंगे इसको कि ये इसका क्या हो जाएगा, हार्श है, सीवियर है, या एसर्बिक है, बिटर है, कॉस्टिक है। ठीक है, ये सारे इसमें से कुछ ना कुछ ऑप्शन देंगे आपको, इनमें से कुछ ना कुछ ऑप्शन आपको देंगे पैसेज में। जब ऑथर किसी चीज से खुश नहीं होगा और पैसेज लिखेगा और उस पैसेज में उस तरह से डिस्क्राइब करेगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि ऑथर इस चीज से खुश नहीं है, डिससेटिस्फाई है, तो वो सिचुएशन जब आएगा तो आपको इसमें से हार्श दे सकता है, सर्बिक दे सकता है, बिटर दे सकता है, कॉस्टिक दे सकता है। आपको इस तरह से कुछ भी इनमें से कोई एक पॉइंट देगा, उस पैसेज का टोन यही होगा, इनमें से कोई एक टोन होगा।
जब ऑथर किसी बात से सेटिस्फाई नहीं होगा तो जब पैसेज लिखेगा तो उसका टोन क्या होगा, ये। अब इसमें से कुछ भी आ जाए, एसर्बिक आए तो भी कर दो, हास आ जाए, मतलब थोड़ा सा गुस्से में बेचारा, डिससेटिस्फाई है, बिटर है, समझ रहे हो, थोड़ा सा क्या है उस तरह से। तो इस सब सिचुएशंस को हम क्या बोलेंगे, ये टोन है। कब, जब ये सेटिस्फाई नहीं होता, तो ये पैसेज का टोन है। तो जब आपको दिखेगा पैसेज में कि भाई सेटिस्फाई नहीं है, ऑथर सही से नहीं हो रहा है, वो सब कुछ की बुराई किए जा रहा है, सब अच्छे से मतलब ऐसे एक्सप्लेन कर रहा है जैसे मान लो गुस्से में हो एक तरह से, तो ये सिचुएशन जब होगा वो सेटिस्फाई नहीं होगा ना, तो ऐसे बोलेंगे हम लोग कि इस पैसेज का टोन ये है, एसर्बिक टोन है, बिटर टोन है, हार्श टोन है, कॉस्टिक टोन है, या इनमें से कोई भी जो वर्ड आ जाए वहाँ वो टोन होगा उस पैसेज का। अभी ऐसे बहुत सारे, एक ही नहीं है, सबको पढ़ना है, सबको समझना है, तो ही आप टोन वाले आंसर दे पाओगे। नेक्स्ट देखो, बायस्ड है यहाँ पे। ये टोन कब होगा, वाइल फेवरिंग अ सर्टेन थिंग, पर्सन और ग्रुप। जब कोई पैसेज हो और आपको लगे कि ऑथर जो है ना किसी एक चीज के फेवर में बोले जा रहा है, पैसेज तो होगा लेकिन मान लो पॉलिटिकल ही हो जाए, और हो सकता है ऑथर बीजेपी का सपोर्टर हो तो बीजेपी के लिए सब बोले जा रहा है, कांग्रेस वाला हो तो कांग्रेस के लिए बोले जा रहा है। तो जब ना आपको लगे पैसेज में किसी चीज को जो ऑथर है वो सपोर्ट कर रहा है, तो उसको कहेंगे, वो कौन सा टोन होगा, बायस्ड टोन। मतलब किसी तरह झुका हुआ है वो, बायस्ड मतलब झुका हुआ, किसी तरफ किसी एक से इंप्रेस्ड है, उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें लिखे जा रहा है ऑथर, तो ये बायस्ड हो जाएगा टोन आपका। उसके बाद देखिए ये अगला है एंग्री, इंडिजिनेंट करके है। ऑथर्स आउटरेज टुवर्ड्स सब्जेक्ट। अगर किसी चीज के बारे में ऑथर बहुत गुस्से में हो, कोई एक रूल आया, कुछ भी ऐसा नया हुआ, कंट्री में कुछ ऐसा आ गया, कोरोना वायरस आ गया, उसमें गरीबों की प्रॉब्लम्स देख के ऑथर बहुत गुस्से में है और पूरे नियम सिस्टम के अगेंस्ट बहुत हेवीली, मतलब एंग्री, गुस्सा वाला चीज सिचुएशन दिखा के वो बात कर रहा है, तो वहां पे हम बोलेंगे कि एंग्री वाला टोन है, या इंडिजनेंट या फिर एंग्री टोन बोल सकते हैं, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। आपको ऑप्शन जब मिलेगा तो उस हिसाब से आंसर देना, दोनों हो सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन कभी नहीं देंगे, कोई एक ही देगा, ठीक है, बट हो ये दो सकते हैं, दोनों में से कोई एक दे देगा। तो बस यही समझना है, जब ऑथर किसी बात को लेके बहुत गुस्सा है, देखो डिससेटिस्फाई होना मतलब हल्का सा उसकी बुराई करते हुए जाएगा, जैसे हमने पहले पढ़ा था एसर्बिक और हार्श वाला। लेकिन बहुत एंग्री होना मतलब बहुत बुरी तरह से बुराई करेगा वो ऑथर। जैसे कोविड टाइम में देखा हो, गरीबों को देख के लोगों में बहुत गुस्सा था, वो जो सिचुएशन क्रिएट हो रहा था, लोग परेशान थे उस टाइम पे, हेल्थ जो हमारे चल रहा था उसमें भी लोगों को अगर मान लो ऑक्सीजन नहीं मिल रहे, बहुत सारे प्रॉब्लम जब हो रहे थे, जान जा रहा था, लोग बहुत गुस्से में थे उस टाइम। अगर उससे रिलेटेड कोई ऑथर पैसेज लिखेगा तो बहुत एंग्री होगा, तो वो उस तरह से लिखेगा। बस यही समझना हमें। आई होप ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये सभी टोन ऑफ पैसेज हैं, पैसेज के टोन, ऐसा देखोगे तो ये टोन में पैसेज लिखा गया है, आपको ये बताना होगा, और यही सबसे हार्ड होता है एक पैसेज के अंदर। देखो अगला है ये बेलिजरेंट या फिर बेलिकोस। ये कब होगा, लिखा है व्हेन टू पार्टीज हैव अ कन्वर्सेशन विथ ईच अदर अगेंस्ट और अनफ्रेंडली टुवर्ड्स ईच अदर। मतलब जब कोई पैसेज में ऑथर दो अलग अलग की बात कर रहा होगा और दोनों दो पार्टी की बात कर, पार्टी मतलब पॉलिटिकल पार्टी नहीं, कोई भी दो अलग अलग सेगमेंट, और दोनों एक दूसरे के एंटी अनफ्रेंडली डिस्कशन चल रहा हो, एक दूसरे की बुराई कर रहे हो दोनों, ऐसा सिचुएशन गोइंग रहेगा ना ऑन पैसेज में, तो उसे हम लोग बोलेंगे कि बेलिकोस टोन है या बेलिजरेंट टोन है। ये टोन हो जाएगा उसका कब, जब दो पार्टी होगा, दो सेक्टर होंगे और दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट अनफ्रेंडली बिहेव कर रहे होंगे, डिस्कशन कर रहे होंगे। खास करके ऐसा जब आप देखो टीवी पे डिबेट देखते होंगे तो अलग अलग पार्टी वाले लोग होते हैं, सब एक दूसरे की बुराई कर रहे होते हैं वहाँ पे, ये वैसा अनफ्रेंडली, फ्रेंडली तो नहीं होते वो। तो ये सिचुएशन अगर किसी पैसेज में आ रहा है तो समझो वो आपका टोन ऐसा हो जाएगा। नेक्स्ट, हाँ अगला जो टोन है हमारा
ये है कॉन्डेसेंडिंग और या फिर पैट्रोनाइजिंग, ठीक है। ये कॉन्डेसेंडिंग या फिर पैट्रोनाइजिंग टोन क्या होता है, इसमें दे रखा है सजेस्ट अ मेंटली और पैट्रोनाइजिंग सुपरियरिटी ऑफ स्पेसिफिक थिंग और इंडिविजुअल। मतलब देखो यहाँ क्या मेन ये है, जब पैसेज हो जिसमें ऑथर खुद को सुपीरियर समझता हो दूसरों से, और इस तरह से लिखा गया हो कि ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है और ये अच्छा नहीं है, मतलब हर एक सिचुएशन में एक को सुपीरियर प्रूफ करने की कोशिश करे, तो या फिर कोई भी ऑथर क्या मतलब जो स्टोरी इस तरह से लिखा हो, किसी एक की बात बता रहा हो और वो अपने आप को हमेशा सबसे सुपीरियर समझता हो, बाकी को इन्फीरियर, मतलब ये सब तो कुछ है ही नहीं, मतलब जो हूँ मैं हूँ, मतलब मैं मेरे बारे में सारी चीज़ें सब डिस्कशन चल रहा हो। या अब यहाँ दे रखा है कि भाई क्या होगा जब अपने आप को मतलब उसके पहले से ब्रेन में समझ रखा है कि भाई वही सबसे सुपीरियर है, तो इस सिचुएशन को हम लोग क्या कहेंगे, जब वो सुपीरियर एक को सुपीरियर प्रूफ करने की कोशिश कर रहा हो, तो ये सिचुएशन को हम लोग बोलेंगे यहाँ पे कॉन्डिसेंडिंग या फिर पैट्रोनाइजिंग। ये इसका टोन हो जाएगा। ये सब आपको लर्न करना पड़ेगा बेटा कि ऐसा सिचुएशन में ये टोन होते हैं, ये लर्न होगा तो ही आप बहुत अच्छे से सब कुछ कर पाओगे, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है देखो sarcastic या स्टेरिकल, आयरोनिकल, टॉन्टिंग। ये टोन कब होगा, when author indirectly express a negative feeling about something in an insulting or unexpected way। देखो जब ना ऑथर किसी की बुराई कर रहा होगा, इंसल्ट भी करेगा पैसेज में कि भाई ये खराब है, ये ऐसा है, ये वैसा है, लेकिन डायरेक्ट नहीं बोलेगा कि मैं बोल रहा हूं कि ये वाली पार्टी अच्छी नहीं है, मैं बोल रहा हूं कि ये चीज़ हमारे देश में गलत है, ऐसा नहीं बोलेगा। बोलेगा मुझे कुछ सूत्र से, देखा होगा आपने न्यूज़पेपर वाले क्या बोलते हैं कि सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि ऐसा 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 हुआ है, यहाँ पे करप्शन। वो नहीं बोलता है कि मैं बोल रहा हूँ कि इसने करप्शन किया है ना, क्या बोलेगा कि इसने कहा है। जैसे मान लो कि भाई पॉलिटिकल में भी ये ज़्यादातर जा सकता है कि भाई बीजेपी के नाम लेके बोले बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस ऐसा है, खुद नहीं बोलते न्यूज़ वाले कांग्रेस ऐसा है, या कांग्रेस ने कहा है बीजेपी ऐसा है, खुद नहीं बोलते। तो ऑथर खुद ना बोल के किसी का रिफरेंस दे के निगेटिव बात करता है अगर किसी चीज के बारे में, तो उसे उस सिचुएशन को हम लोग बोलेंगे कौन सा, सरकास्टिक या फिर स्टेरिकल या फिर आयरोनिकल या फिर टॉन्टिंग। ये हो जाएगा उसका टोन। कब, जब इनडायरेक्टली बुराई कर रहा हो, पैसेज में इनडायरेक्टली किसी की निगेटिविटी बता रहा हो लेकिन दूसरे का नाम लेके, खुद डायरेक्ट नहीं बोले, तो ऐसे सिचुएशन को हम लोग बोल सकते हैं सरकास्टिक, स्टेरिकल, आयरोनिक या टॉन्टिंग। ये हो जाएगा आपका इसका टोन। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला है ह्यूमरस, जोवियल या जोक्युलर। ये क्या है, जब ना हैप्पी, चेयरफुल एंड फ्रेंडली व्हेन ऑथर मेक द कंटेक्स्ट ऑफ द पैसेज फनी एंड अम्यूजिंग। मतलब अगर कोई पैसेज ऐसा हो जिसमें कॉमेडी हो, फनी हो, और जो ऑथर है फन मतलब मजाक कर करके चीज़ों को डिस्कस कर रहा हो ना, तो ऐसे पैसेज का टोन होता है ह्यूमरस, जोवियल या फिर जैक्युलर। ऐसा कुछ भी टोन हो सकता है किसके, जब ना ऑथर फनी, कॉमेडी और ऐसा कर करके पैसेज अगर लिखे हो, बनाए हो, तो ये हो जाएगा। बस ये भी इजी है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला है क्रिटिकल। भाई देखो जब ऑथर पूरे पैसेज में किसी चीज के बारे में क्रिटिसाइज करे तो वो हो जाएगा क्रिटिकल आपका। उसके बाद है देखो साइनिकल क्या होता है, when author believe that people act only in self interest, या pessimistic means, देखो समझाता हूं, जब ना ऑथर को लगे कि कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई कंपनी, कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई इंसान खुद के प्रॉफिट के बारे में सारा काम कर रहा है, खुद के लिए सेल्फ इंटरेस्टेड बंदा है, दूसरों के लिए कुछ नहीं कर रहा है,
ऐसे सिचुएशन में अगर पैसेज हो जिसमें प्रूफ हो कि भाई ये सेल्फ, मतलब जैसे पॉलिटिशियंस क्या होते हैं, तो ऐसे ज़्यादातर लोगों को यही लगता है पॉलिटिशियन सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए करते हैं, वो पब्लिक को देते भी हैं तो वो अपने प्रॉफिट वोट बैंक समझ के। ज़्यादातर पॉलिटिक्स में आप देखते होंगे कि वोट बैंक के लिए लोग कुछ ना कुछ स्टेटमेंट देते हैं जिससे कि उन्हें वोट मिल सके। तो यहाँ पे यही है कि लगे कि भाई सेल्फ इंटरेस्टेड है, या फिर ऐसा सिचुएशन, ऐसा कंडीशन हो जिसमें ना जो ऑथर है वो हेल्पलेस हो जाए, मतलब एक तरह से पूरा होप खत्म हो जाए उसका। जैसे मान लो पॉलिटिक्स ही है, इसमें कैसे रहेंगे कि ऐसा ऑथर लिखा रहेगा कि मैं तो इस बार वोट देने नहीं जाऊंगा, अब क्या होना है मुझे नहीं पता, मुझे नहीं लग रहा है कि वोट दे के मैं किसी को जिताऊंगा तो कोई भी पार्टी कुछ अच्छा करने वाले, क्योंकि सारे पॉलिटिकल पार्टी का वही होता है, होल सोल थिंग ऐसा ही है। तो वो पूरी तरह से होप खो चुका है कि अगर मैं वोट दूंगा भी तो कुछ होने वाला नहीं है, नहीं दूंगा तो भी कुछ होने वाला नहीं है। देश में पॉलिटिकल मोस्ट ऑफ पॉलिटिशियंस जो है करप्ट या ऐसा कुछ होते हैं। ऐसा अगर इस तरह से कोई रिलेटेड हो जहां होप खत्म हो गया हो कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब सब खत्म हो चुका है, ऐसे सिचुएशन वाले होंगे ना पैसेज, तो वहां पे टोन ये होगा आपका सिनिकल टोन, जहां पे या तो ऑथर को लगेगा खुद के बारे में सब काम कर रहा है, कोई मतलब सेल्फिश है, अपने प्रॉफिट के लिए काम कर रहा है, तो होपलेस मतलब हेल्पलेस जैसा हो जाएगा, या फिर ऐसा लगे कि भाई अब कुछ हो नहीं सकता, सिस्टम करप्ट हो चुका है सारी चीजें। तो ऐसे पैसेजेस में सिनिकल जो है ना उसका आ जाएगा टोन। अगला है, देखो नॉस्टैल्जिक टोन कहाँ होगा। The nostalgic tone convey a sense of longing for the past. It can be good as well as sad memory. पुराने जमाने की बात हो, बहुत पहले की कोई कहानी बताया ऑथर कि यार वो टाइम था, ऐसा था वैसा था, या तो उसकी कोई मेमोरी हो बहुत अच्छा कि यार वो बचपन का समय था, ये हुआ वो हुआ बहुत अच्छा, या कोई रूल्स के बारे में हो, जैसे अभी मान लो ग्लोबल वार्मिंग चल रहा है बहुत, मतलब समझो कि हीट बढ़ते जा रहा है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, तो पास्ट की बात करें कि काश हम लोग पॉल्यूशन नहीं किए होते, काश ऐसा होता वैसा होता। अगर बहुत पहले की स्टोरी हो, पास्ट की किसी बात को लेके स्टोरी हो, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, लेकिन अगर बहुत लॉन्ग टर्म पहले वाली स्टोरी की बात कर रहा हो तो उसका टोन होगा नॉस्टैल्जिक टोन। जब हम बहुत साल पहले की बात करेंगे पैसेज में, तो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब अगला है अपोलोजेटिक, मतलब इससे पता चल रहा है अपोलोजेटिक मतलब कहीं ना कहीं माफी मांगना, खुद को अपोलोजाइज करना, शर्मिंदा होना कि यार ऐसा ऐसा हुआ। एक्सप्रेस रिग्रेट और ब्लेम इन रिगार्ड टू सेटबैक्स और ट्रेजेडीज दैट मे हैव हैपेंड बिफोर। अब जैसे यहाँ पे भी ऐसा ही कंडीशन है कि पास्ट में ऐसा कुछ हुआ हो जिसके वजह से ऑथर को रिग्रेट फील हो कि काश हम ऐसा करते, जैसे काश हम पॉल्यूशन ना करते तो आज ग्लोबल वार्मिंग इतना नहीं बढ़ता, ओजोन लेयर इतना ख़त्म नहीं होता। ये किसी बात, ऐसा नहीं कि ये इन्वायरमेंटल या ऐसा कोई चीज़ को लेके, किसी बात को लेके अगर ऑथर रिग्रेट हो, मतलब खुद को माफ़ी मांग रहा हो, ऐसा सिचुएशन देख के आपको लगेगा कि वो क्या कर रहा है, उसको बुरा लग रहा है कि यार ऐसा हुआ, ये गलत हुआ, ये गलत हुआ, ऐसा ना होता तो दुनिया और होता, ये होता सम। तो अब ये मैं देखो, इससे पहले हम बढ़ रहे थे वो ऐसा ही था समथिंग, लेकिन वो क्या था लॉन्ग टर्म, बहुत पहले की कहानी में कुछ ऐसा बात हो तो वो अलग है। लेकिन किसी स्टोरी से ये आपको पता चले कि ऑथर माफ़ी मांगने की कोशिश कर रहा है, ऑथर शर्मिंदा है, उसे बुरा लग रहा है कि ऐसा सब हो गया, अगर हम लोग ऐसा कुछ और अच्छा करते तो शायद आज ये वो दिन देखने को नहीं मिलता जो आज है, जितना पॉल्यूशन, जितना सिचुएशन बिगड़ रहा है। तो ऐसे में जब कोई माफ़ी मांगने वाले सेंस हो, रिग्रेट हो, कुछ बुरा लगे, तो हम लोग बोलेंगे अपोलोजिस्टिक टोन है। बस आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। अगला है, देखो कमिसरेटिंग करके है। अब ये कमिसरेटिंग क्या होता है? टू एक्सप्रेस पेन और शो सेंसिटिविटी फॉर अ मैन और अ गैदरिंग ऑफ इंडिविजुअल एक्सपीरियंसिंग, मतलब किसी को देख के बहुत दर्द होना, दुख होना, बुरा लगना, समझ रहे हो। अब माफी मांगना अलग है, रिग्रेटिंग वाला है तो इससे पहले वाला टोन आएगा। लेकिन किसी गरीब को देख के, कोई सिचुएशन ऐसा देख के जहां आपको बुरा लगे, ऐसे एक पैसेज में अगर कोई सिचुएशन दे रखा है जिसमें किसी की तकलीफ, गरीब लोगों के बारे में बता रहा है,
उसका दर्द, उसके प्रॉब्लम्स के बारे में पैसेज में डिस्कशन हो रहा है, तो ऐसे पैसेज को बोलेंगे हम लोग ये कमिसरेटिंग वाला टोन है। ठीक है, ये कमिसरेटिंग टोन कब आएगा? जब पैसेज में लगे कि किसी का दर्द, दुख, प्रॉब्लम्स को एक्सप्रेस किया जा रहा है कि आज गरीब हमारे इतने देश में लोगों को खाना नहीं मिलता, लोगों के साथ ये प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, लोग परेशान हैं, लोगों के साथ ऐसा ऐसा, मतलब किसी का दर्द तकलीफ को एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो कमिसरेटिंग करके आ जाएगा आपका, ये टोन हो जाएगा पैसेज का। चलिए हम लोग अगला देख लेते हैं। ये सारे टोन्स देखो आपको लर्न रखना पड़ेगा। अगला है डॉगमेटिक टोन। ये कब होगा? When writer have a solid conviction and point of view with respect to the specific parts of the life and follow a particular ideology that never change। अब ये देखो सिचुएशन क्या है, जब ना ऑथर को खुद के रिसर्च किए काम पे बहुत मेहनत करके दुनिया के बारे में, ये जो वर्ल्ड कैसे चलता है, ये दुनिया कैसे चलता है, उसके बारे में एकदम कॉन्फिडेंट हो, एक आइडियोलॉजी डेवलप कर ले कि ये दुनिया ऐसा ही है, ऐसा ही है। ये सोसाइटी का कोई एक पार्ट, कुछ लोग, अलग अलग कास्ट के लोग, अलग अलग जगह के लोग, अलग अलग स्टेट के लोग, सबका अपना एक थॉट आइडियोलॉजी डेवलप्ड हो जाता है, नहीं ऐसा ही है, सही, यही सही है। अगर पूरे पैसेज इस तरह से लिखा गया हो ना, इस तरह से दिया हो कि उसमें ना कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप, कोई पर्टिकुलर लोगों की बात हो और वो अपना थॉट आइडियोलॉजी जो सोचता है ना, वो कभी बदले नहीं, भले दुनिया कुछ भी हो जाए। पहले ज़माने जो ओल्ड पुरानी सोचें हैं बहुत सारी कि भाई ये गलत है, ये गलत है, अब समय के साथ बदलते जा रहा है। पहले हम कभी सोचते थे कि भाई बिल्ली रास्ता काट दे गलत होता है, अब नहीं सोचते ऐसा, क्योंकि पहले लोगों को, बहुत सारे लोगों को नहीं आइडिया था इसके बारे में। अभी बहुत सारे साइंटिफिक एस्पेक्ट्स आ गए हैं, तो लोगों को नहीं कुछ फर्क पड़ता है कि बिल्ली के रास्ता काटने से कुछ नहीं होता। अब ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि भाई होता है कि नहीं होता है, मैं तो सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि ऐसा सोच कई होता है कि हम कुछ आइडियोलॉजी लेके चलते हैं। पैसेज में इस तरह के डिस्कस होगा कि हाँ भाई ये सही है, यही सही है, यही सही है, यही होना चाहिए, क्योंकि उनका वो आइडियोलॉजी, उनका वो सेट दिमाग में सेट हो जाता है कि नहीं यही सही है, और वो बदलता नहीं। तो ऐसे सिचुएशन जब ना कुछ एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी की ही बात हो और वो बदलने के लिए तैयार ना हो, ऑथर को पूरा भरोसा हो कि नहीं ऐसा ही है समथिंग, ये सारे सिचुएशन, लेकिन हो नहीं, ऐसा जरूरी नहीं कि वो सही हो, गलत भी हो सकता है, लेकिन ऑथर को लगे कि यही सही है, इसी तरह से सारा काम होना चाहिए, यही सही वे है, ऐसा ही है, वैसा ही है, तो ऐसा अगर पैसेज लिखा हो तो वो सिचुएशन जो होगा ना आपका डॉगमेटिक होगा, मतलब बदलने को तैयार ना हो, एक आइडियोलॉजी डेवलप्ड हो जाए किसी चीज के रिलेटेड और वही आइडियोलॉजी पे चले, चाहे वो ग्रुप के लोग हों या चाहे वो सोसाइटी हो, कोई स्टेट हो, कोई कंट्री हो, वो उसी आइडियोलॉजी पे चलेंगे, वो बदलने के लिए तैयार नहीं है, वो नहीं बदलेंगे अपने आइडियोलॉजी को। इस सिचुएशन में अगर पैसेज लिखा हो तो हम लोग बोलेंगे डॉगमेटिक है, यानी कि ना बदलना नहीं है, जो आइडियोलॉजी है उसी पे चलना है। सबकी अपनी आइडियोलॉजी होता है। अब ये आइडियोलॉजी सही भी होगा, ऐसा नहीं कि गलत हो या सही, बस एक आइडियोलॉजी उसी पे चले, वो बदलने को तैयार ना हो, ऐसे सिचुएशंस को हम बोलेंगे डॉगमेटिक टोन। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अब नेक्स्ट जो है इथिकल। अब इथिकल क्या होता है? अगर कॉरपोरेट की बात हो, कॉरपोरेट में कैसे काम चलते हैं, उसमें क्या इथिक्स होने चाहिए, काम करने का क्या तरीका होना चाहिए, ये सब के बारे में डिस्कशन हो रहा हो ना, तो वो जो हमारा टोन होगा वो होगा इथिकल। व्हेन राइटर डिस्कस अबाउट द वर्क कल्चर इन कॉरपोरेट एंड ऑफिसेस, तो ऑफिस एंड जो कॉरपोरेट्स हैं, कंपनियां हैं, इंडस्ट्रीज है, उसमें कैसे काम होना चाहिए, काम करने का सही तरीका क्या है, क्या इथिक्स होना चाहिए, वो सारी चीज़ के ऊपर डिस्कस करेगा, तो इथिकल टोन आ जाएगा। उसके बाद देखो यूफेमिस्टिक टोन। अब यूफेमिस्टिक टोन का मतलब होता है व्हेन राइटर एक्सप्रेस अ कंट्राडिक्शन विदाउट बीइंग हॉस्टिल। मतलब यूफेमिस्टिक टोन का मतलब होता है राइटर जो है ना वो बुराई तो करेगा, कॉन्ट्राडिक्शन करेगा, कोई भी आइडिया, कोई नया रूल, कुछ भी नया आया तो वो उसकी बुराई करेगा, कॉन्ट्राडिक्शन करेगा कि ये ऐसा नहीं है, वैसा नहीं, लेकिन उससे दुश्मनी करके नहीं। क्या लिखा? विदाउट बीइंग हॉस्टिल, मतलब ऐसा नहीं कि उसे उस रूल से, वो गवर्नमेंट से, अगर गवर्नमेंट ने कुछ रूल लेके आया तो उसकी बुराई करेगा,
लेकिन ऐसा नहीं कि वो उसके अगेंस्ट है, उसके मन में पहले से बात बैठ गया है कि नहीं ये मेरे अगेंस्ट है, उससे दुश्मनी करके नहीं, एक लेवल तक, एक लेवल तक जहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन है, अगर उसे लगे कि ये चीज़ गलत है तो वो उतना बताएगा कि हाँ यहाँ पे मुझे लग रहा है कि इस रूल में ये होना चाहिए, ये चीज़ें नहीं है, ये थोड़ा सा मिसमैच है, इस तरह से डिस्कस करेगा, लेकिन वो उसे दुश्मन समझ के नहीं करेगा। ठीक है, तो ये सिचुएशन मतलब ऑथर थोड़ा सा बुराई करे किसी भी रूल्स को, जो नए अभी कोई भी नॉर्म्स आया गवर्नमेंट का और वो उसकी थोड़ी सी बुराई कर रहा हो, तो ऐसा सिचुएशन में, लेकिन क्या एक बुराई क्या होता है एक नॉर्मल लेवल पे कि हाँ 100 चीज़ें हैं तो उसकी थोड़ी सी अच्छाई भी करे और थोड़ा सा क्रिटिसाइज भी करते, तो ऐसा सिचुएशन, लेकिन क्रिटिसाइज ऐसे नहीं करेगी वो उसका दुश्मन है। जब हम किसी को दुश्मन समझ लेते हैं ना तो उसकी सारी अच्छाई को भी हम गलत ही बोलते हैं। जैसे आजकल की पॉलिटिकल पार्टी, अगर कोई अच्छा भी काम करे ना एक पार्टी, तो दूसरी पार्टी उसको नहीं बोलेगा कि ये अच्छा करता है, उसमें भी वो बुराई ढूंढेगा। तो ऐसे क्रिटिसाइज करने को कहते हैं दुश्मनी समझ के, दुश्मन समझ के क्रिटिसाइज करना, तो वो सबको बुरा करेगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा, वो कॉन्ट्राडिक्शन करेगा, बुराई करेगा, लेकिन जो सच में गलत है वो दुश्मन समझ के बुराई नहीं करेगा। नॉर्मल लेवल पे अगर कुछ गलत है तो गलत को गलत, सही को सही बोलेगा। ऐसा सिचुएशन जब पैसेज में होगा तो वो टोन होगा आपका यूफेमिस्टिक टोन। यूफेमिस्टिक टोन कब होगा? जब कॉन्ट्राडिक्शन करेगा ऑथर, लेकिन दुश्मन समझ के नहीं, जो गलत है उतने ही चीज को गलत बताएगा सिचुएशन में। तो ऐसे पैसेजेस को हम बोलेंगे यूफेमिस्टिक टोन। ऐसे अगर पैसेज हो तो यूफेमिस्टिक टोन आ जाएगा वहां। नेक्स्ट है इंट्रोस्पेक्टिव टोन। ये कब होगा? देखो, सेल्फ एग्जामिन और रिफ्लेक्ट अपॉन वंस एक्शन एंड फीलिंग, आस्किंग क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली। मतलब इसमें क्या होता है? खुद का एग्जामिन करना, सेल्फ एग्जामिन। मतलब कोई चीज, कोई सिचुएशन ऐसा हुआ ऑथर के लाइफ में, जो मान लो कि कोई मैच है, कोई गेम है, वो हार गया ऑथर। अब ऑथर खुद का एग्जामिन करते हुए बार बार क्वेश्चन पूछेगा, पूरे क्वेश्चन जैसा ही रहेगा पूरा पैसेज। बताइए हम क्यों हार गए? आज अगर मैं हार गया हूं तो ऐसा क्यों हुआ? क्या गलतियां किया हम लोगों ने? इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? क्या अच्छा करना था जो रह गया? हमने कहाँ पे मिस्टेक कर ली? हमने कौन से एक्टिविटी था करना चाहिए था जो नहीं किया? मतलब ऐसा क्वेश्चन 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 जैसा पूछेगा। तो ऐसे पैसेज को हम लोग बोलेंगे इंट्रोस्पेक्टिव पैसेज। यानी कि टोन क्या होगा उसका? इंट्रोस्पेक्टिव टोन होगा। ये सभी टोन आपको यू मस्ट लर्न, आपको याद होना चाहिए सभी टोन। अगर आपको ये याद होगा ना बेटा, तभी आप अच्छे से टोन के आंसर दे पाओगे, नहीं तो नहीं दे पाओगे। तो ये कर लो, ये पूरे लाइफ काम आने वाला है। इसलिए ये सभी टोन को अच्छे से पढ़ के और लर्न कर लेना कि इस सिचुएशन में ऐसा भी होगा। अगला देखो, अगला है लॉडेटरी। अब ये लॉडेटरी टोन का क्या मतलब है? When author praises something or someone, जब ऑथर किसी की बड़ाई करे, जब ऑथर किसी की बड़ाई करे, उसकी प्रशंसा करे, उसके बारे में बोले हाँ भाई ये अच्छा है, ये समथिंग समथिंग, तो इसको हम लोग बोलेंगे, इस टोन को हम बोलेंगे लॉडेटरी टोन। जब ऑथर किसी की बड़ाई करे, पूरे पैसेज में उसके बारे में अच्छी अच्छी चीजें लिखे, बड़ाई करे, तो हम उसे बोलेंगे लॉडेटरी टोन है। अगला है पॉपुलिस्ट। जब ना ऑथर कोई ऐसी स्टोरी बताए, ऐसा कुछ स्टोरी जो पूरे पॉपुलेशन के बारे में हो, जो पूरे गरीब लोगों के बारे में हो, यानी कि हमारे जो मैक्सिमम पब्लिक हमारे कैसे होते हैं कंट्री में, गरीब है जैसे, तो उन सबको या फिर आम आदमी को कनेक्ट करके पूरी स्टोरी बता रहे। सारा स्टोरी में क्या है थीम? आम आदमी, गरीब लोग या आम आदमी जो नॉर्मल इंसान है, उन सब के बारे में, उनके लिए अगर पूरे टॉपिक में, पूरे पैसेज में बात किया गया है, तो ऐसे सिचुएशन को, ऐसे टोन को बोलेंगे हम लोग पॉपुलिस्ट टोन। क्योंकि पूरे पॉपुलेशन, मैक्सिमम पब्लिक जैसी है, यानी कि आम आदमी की बात हो रहा है, तो उसको बोलेंगे पॉपुलिस्ट टोन। टेक्निकल। अब देखो, टेक्निकल मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ ये कोई कंप्यूटर प्रोग्राम या साइंस इसके रिलेटेड। टेक्निकल मतलब ऐसे टॉपिक्स जो जेन्युइनली, जो नॉर्मल इंसान को नहीं पता होता। जैसे कि मैं बता रहा हूँ, अब अगर बायोलॉजिकल कोई चीज़ आ जाए, कोई नया मशीन के बारे में या किसी बीमारी के बारे में बात हो रहा हूँ, और उसमें किसी बीमारी की बात कर रहे हैं और स्पेसिफिक मान लो कि HIV के बारे में,
डेंगू के बारे में, और उसके बारे में पूरा डिटेल में समझाया हुआ डेंगू क्या है, कैसे होता है, क्यों होता है। तो इसे बोलेंगे टेक्निकल, क्योंकि सबको इस बारे में नहीं पता होता। टेक्निकल इसलिए नहीं है कि टेक्नोलॉजी की बात कर रहा है, इसलिए होगा क्योंकि सबको इस बारे में नॉलेज नहीं होता है। ऐसा ये नहीं हो जाए, अब मान लो कोई नया टर्म्स भी आ जाए या किसी और चीज, किसी और सब्जेक्ट, मतलब कॉमर्शियल भी कोई सब्जेक्ट को समझाए, ऐसे कोई टॉपिक बैंकिंग के कोई टर्म्स को लेके उसके बारे में डिटेल में डिस्कस कर लिया गया हो, एनपीए क्या होता है, एनपीए ऐसा है, एनपीए ऐसा है। एनपीए में, एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, जो बैंक जिससे रिकवर नहीं कर पाता अपने लोन, या फिर लोन कोई देता नहीं है, जब नहीं चुकाता, उस सिचुएशन को कहेंगे एनपीए हो जाना। तो अब उसके बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस कर ले, तो ये भी सबको नहीं आता। तो ये ना एक सेक्टर, मतलब एक स्पेसिफिक सेक्टर, लाइफ का एक स्पेसिफिक सेक्टर, पढ़ाई लिखाई के भी एक स्पेसिफिक सेक्टर के बारे में कोई बात करके उसको डिटेल में डिस्क्राइब करे, तो ऐसे जो टोन होंगे ना, उसे बोलेंगे टेक्निकल टोन। अब चाहे वो बायोलॉजिकल चीज के बारे में बता दे, कॉमर्शियल चीज के बारे में बता दे, या किसी भी और ऐसी चीज, साइंस की कोई और चीज के बारे में बता दे, आर्ट्स की कोई ऐसी चीज के बारे में बता दे, लेकिन वो मतलब ऐसा हो जाए कि बाकी सेक्टर को नहीं पता हो। जैसे एनपीए के बारे में बताएगा तो आर्ट्स वाले को नहीं पता, साइंस वाले को नहीं पता, दूसरे नॉर्मल इंजीनियर्स को नहीं पता होगा, तो बहुत सेक्टर को पता नहीं उसके बारे में, तो उसे बहुत डिटेल में बता दे, तो वो सबको हम क्या बोलेंगे, कैसा टोन है, टेक्निकल टोन है, मतलब सबको समझ में नहीं आएगा। समझ में आया? बायो की बात करें, मतलब डेंगू बीमारी की बात करें, सबको नहीं समझ में आता, उसके हर एक टर्म्स को बता दे डेंगू के बारे में। तो डेंगू क्यों होता है, कौन से मॉस्किटो के काटने से होता है, डेंगू में प्लेटलेट्स क्या हो जाता है, इसमें ऐसा होता है वैसा होता है, तो सबको नहीं समझ में आएगा प्लेटलेट्स क्या होता है। तो ऐसी टॉपिक्स जो सबको समझना आए और ये स्पेसिफिक फील्ड से जुड़ा हो, तो स्पेसिफिक, किसी भी स्पेसिफिक, कॉमर्स के, साइंस के, आर्ट्स के, किसी भी स्पेसिफिक फील्ड की बात करे, उसको डिटेल में डिस्क्राइब करे, तो उस टोन को बोलेंगे टेक्निकल टोन। ना कि ऐसा नया कंप्यूटर प्रोग्राम आ गया है, एआई आ गया, नया सॉफ्टवेयर आ गया, वो नहीं। कोई भी सेक्टर के स्पेसिफिक फील्ड के बारे में बात करे, उसको प्रॉपर डिस्क्राइब करे, जो दूसरे के लिए तो नया ही है, तो उसे बोलेंगे टेक्निकल टोन। उसके बाद एनालिटिकल टोन। देखो, अगर कोई चीज को प्रॉपरली एनालाइज करे, किसी पैसेज में किसी एक टॉपिक को उठाया और उसके ऊपर प्रॉपर एनालिसिस दिया हुआ, हर एक चीज, उसके अच्छाई बुराई, उसके प्रॉफिट्स, फ्यूचर में क्या होने वाला है, पास्ट में क्या हुआ, क्यों ऐसा है, समथिंग, उसको डिटेल में डिस्क्राइब करे ना, एनालिसिस करे किसी टॉपिक को, तो वो टोन को हम बोलेंगे एनालिटिकल टोन। कि पूरा का पूरा डिस्क्राइब किया हो किसी पर्टिकुलर टॉपिक को और एनालिसिस करके दिया हो अच्छी तरह, उसके हर एक फैक्ट्स को, हर एक चीज को रखा गया हो, तो वो एनालिटिकल टोन में आ जाएगा। सजेस्टिव टोन, पैसेज ऑथर इस तरह से लिखे ना कि पूरे के पूरे पैसेज में, ठीक है, टू सजेस्ट अबाउट समथिंग, यानी कि किसी टॉपिक के बारे में, गवर्नमेंट की किसी स्कीम, किसी रूल्स, किसी जो भी नया योजनाएं वगैरह होते हैं, जो भी कुछ नया आता है, उसके बारे में पूरा पैसेज में सजेशन दिया हुआ है, ऐसा करते तो ये और अच्छा होता है, ऐसा होता तो ये और बेटर कर सकते थे, ऐसा कर सकते थे, वैसा कर सकते हैं, मतलब सजेस्ट किया हो पूरे पैसेज में। आपको लग जाएगा कि ऑथर क्या कर रहा है, सजेस्ट कर रहा है कि इकोनॉमी इस तरह से ग्रो हो सकती है, ऐसा होता तो और बेटर कर सकते हैं, ये होता वो होता है, पूरा सजेशन देंगे पूरे पैसेज में, तो वो हो जाएगा आपका सजेस्टिव टोन। तो आई होप इतने सारे टोन्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। तो आज जो ये सेशन था, आज का सेशन इतना ही रखेंगे हम लोग बच्चों। आज मैंने आपको बताया पैसेज क्या होता है, पैसेज कैसे सॉल्व करना चाहिए, उसके सारे कॉन्सेप्ट बताया, पैसेज के सारे जो कंटेंट अलग अलग होते हैं वो सब एक्सप्लेन की, उसके टोन, टाइटल, थीम सब कुछ बता दिया, कैसे करोगे ये भी बताया। अब जो है ना, अगले सेशन से हम लोग क्या करेंगे, मैं आपको डायरेक्टली पैसेज सॉल्व कराऊंगा। ये आज जो भी मैंने कॉन्सेप्ट बताया, ये सभी कॉन्सेप्ट आपको बड़े डेडलीस्ट पैसेज जब आएंगे तो यूज होने वाले। जब बहुत इजी पैसेज आ जाए तो आप अपने मन से ऐसे सॉल्व कर लो, कुछ भी बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता उसमें। लेकिन जो बहुत डेडलीस्ट पैसेज आएंगे ना बड़े एग्जाम्स में, वहाँ आपको इन सब का यूज करना है। मैं एक बार फिर से शॉर्ट में रिपीट कर दे रहा हूँ कि पैसेज को पहले क्वेश्चन को पढ़ोगे, क्वेश्चन पढ़ने टाइम पे नोट्स बनाओगे, क्वेश्चन में क्या लिखा है, मेन पॉइंट क्या पूछा उसका छोटा छोटा, और फिर पैसेज पढ़ने टाइम में वो पॉइंट जहाँ जहाँ मिलेगा वो भी नोट कर लोगे कि मतलब अपर पार्ट में है, लोअर पार्ट में है, मिडिल पार्ट में है,
पेज के कौन से पार्ट में वो पॉइंट लिखा है जो क्वेश्चन में है, पहले क्वेश्चन में, फिर दूसरे क्वेश्चन में है वो भी, तीसरे क्वेश्चन में है वो भी, चौथे क्वेश्चन में है वो, मतलब हर एक क्वेश्चन का क्लू पैसेज में कहाँ दिया है ना, वो थोड़ा सा इन शॉर्ट में लिख दोगे, अपर लोअर मिडल, या जो भी जहां भी रहेगा, मिडल और लोअर के बीच में है, अपर और मिडल के बीच में है, ऐसा पूरा एक नोट्स बना लोगे। जिससे क्या होगा कि एक बार में हर क्वेश्चन नहीं मिलेगा आंसर आपको, एक क्वेश्चन के बारे में 5 जगह पे लिखे रहते हैं बड़े पैसेज में, तो पांचों जगह पे पढ़ के आपको कंक्लूजन निकालना होगा कि इस क्वेश्चन का ये आंसर होना चाहिए। इसलिए आपको हर एक क्वेश्चन के बारे में डेटा जो पैसेज में जहां जहां लिखा है, चाहे पेज के ऊपर में अपर में हो, मिडल में हो, लोअर में हो, अपर मिडल में हो, लोअर मिडल में हो, उनके बीच में हो, तो आप वो नोट करते जाना, और उसके हिसाब से बाद में एक बार पैसेज पढ़ोगे तो आधे क्वेश्चन तो दे दोगे आंसर, लेकिन आधे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो एक बार पढ़ने से आपसे नहीं होगा, तो दोबारा पढ़ना पड़ेगा। तो फिर एक क्वेश्चन के लिए पूरा पैसेज पढ़ने से अच्छा है कि क्वेश्चन पे क्लू रहेगा कि ये पेज में यहाँ पे ये इसके बारे में है, और सीधा वहीं पे देखोगे और आंसर दे दोगे। नहीं तो पूरा पढ़ने में बहुत टाइम बर्बाद हो जाएगा। उसके बाद मैंने आपको सारा चीज बताया, पहले कौन सा क्वेश्चन करोगे, फिर कौन सा करोगे, ये सब डिस्कशन इस पूरे वीडियो में हम लोगों ने कर लिया। पैसेज सॉल्व कैसे करना चाहिए मैंने आपको हर एक चीज बता दिया, हाउ टू सॉल्व पैसेज। अब हम रियल टाइम में नेक्स्ट लेक्चर में पैसेज सोल्व करके मैं दिखाऊंगा, और बहुत सारे पैसेज में सॉल्व कराऊंगा। पहले इजी पैसेज होंगे, फिर लेवल बढ़ते जाएंगे पैसेज के, और एंड में एकदम डेडलीस्ट टाइप पैसेज भी सॉल्व कराऊंगा, जिससे हर तरह के एग्जाम में जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और अनसीन पैसेज के क्वेश्चन आते हैं वो आप अच्छे से कर पाओगे। तो भी अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या अनसीन पैसेज के रिलेटेड कुछ भी क्वेरी रह गया हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि मैं अगले लेक्चर में आपके उस डाउट्स को, वो जो पॉइंट्स है उसे भी अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊं और आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो इस सेशन में, आज के लेक्चर में इतना ही बच्चों। अगले सेशन में फिर मिलता हूं, इंग्लिश का एक और लेक्चर। हम लोग इंग्लिश को बेस्ट और इम्प्रूव बनाएंगे आपके लिए, यही मेरा एम्बिशन है। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आप लोग खुश रहिए, फिट रहिए, फाइन रहिए, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करते रहिए। थैंक यू।